कुछ पार्टी दे देना तुम, ठीक। हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सुधांशु जी, बहुत शुभकामनाएं आपको जन्मदिन की सुधांशु जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक, आइए बच्चों। पार्ले जी नहीं खाते लोग पार्ले जी तक नहीं खिलाते हैं। अरे भाई पार्ले जी तो खिला दो यार, ये तो एकदम बेसिक वाला है भैया। राधे राधे राधे। कल टीचर्स डे है जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कल टीचर्स डे है, तो मैं तुम लोग को एड्रेस दे दूंगा। कल टीचर्स डे है, एड्रेस दे दूंगा। अरे धन्यवाद है, कल हम लोग का। हाँ बोलिए। टीचर्स डे में मैम मुझसे मिलो। हाँ कुछ स्पेशल नहीं होगा? स्पेशल रहेगा। हाँ हाँ स्पेशल रहेगा। धन्यवाद आप सभी को। स्पेशल रहेगा बच्चों, कल के दिन मैं आपको अपना एड्रेस शेयर कर दूंगा, आप सारे उसमें गिफ्ट भिजवा दीजिएगा। फोन पे कर देंगे, नंबर दे दीजिए। फोन पे नहीं चलेगा भाई। हाँ कल भी पढ़ेंगे, ज्यादा देर नहीं पढ़ाना। ठीक है भाई, कुछ ढूंढ के लाऊंगा। मैं बता रखा हूं तुम लोग को, मैं ज्यादा क्रिएट 15-20 मिनट पढ़ा के छुट्टी। हाँ। अच्छा करोगे क्या आप बच्चों? मान लो मेरी तो क्लास पहली ही होगी। बोलिए। हाँ गाना तो गा देंगे, पर क्या है कि मुझे मोटिवेशनल गाने भी नहीं आते यार, मैं ये सब जो यूट्यूब पे मोटिवेशनल देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, रैप। हाँ हाँ बोलिए। बिल्कुल पढ़ाएंगे बेटा, कल तो पढ़ेंगे, क्यों नहीं पढ़ेंगे। चलिए आइए बच्चों शुरू करते हैं डिस्कशन। बोलिए बेटा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, एक सेकंड बेटा, डीपीपी डिस्कशन करेंगे ना उस टाइम पूछ लेना, ठीक है। आ जाइए बच्चों, हेडिंग डाल दीजिए टॉर्क। डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा टॉर्क के बारे में। जिनका भी बर्थडे मैं विश नहीं कर पाऊं भैया, सबको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो आपको। टॉर्क, चलिए बच्चों बताइए, आप जो जानते हैं बच्चों टॉर्क के बारे में, उससे पहले मैं आपको कुछ बताऊं। आप में से जो भी टॉर्क के बारे में जो कुछ भी आपको जानकारी है कि सर ये होता है टॉर्क, जो भी आप जानते हैं बता दीजिए बच्चों। चलिए सही गलत की परवाह मत करिए, मैं हूं, कोई बात नहीं। ठीक है, डिस्टेंस इनटू परपेंडिकुलर फोर्स, ठीक है। कपल फोर्स, ओके। इट कॉजेज चेंज इन रोटेशनल स्टेट ऑफ बॉडी, ठीक है, बहुत बढ़िया। दो चीजें, ठीक है, 2 पॉइंट बच्चों मुझे समझ में आए। एक तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स किसी ने बताया और बोला कि सर ये रोटेशनल चेंज लाता है किसी भी ऑब्जेक्ट में। 2 चीजें, और कोई कुछ बताना चाहे? किसी चीज को रोटेट कराने में हेल्प करता है, तीसरा पॉइंट हो गया। और रोटेशनल मोशन को अपोज करता है, हाँ कुछ केसेस में हाँ कर सकता है, ठीक है। और बताइए। ठीक है, बहुत बढ़िया यार बच्चों, बहुत अच्छी जानकारी और काफी सारी चीजें देखने को मिली, सुनने को मिली, और ज्यादातर चीजें सही हैं, ठीक है। चलिए तो टॉर्क सबसे पहले समझते हैं कि टॉर्क होता क्या है और क्यों पढ़ रहे हैं टॉर्क, ठीक है, रोटेशन में ही क्यों पढ़ रहे हैं टॉर्क, उन सब चीजों पे जानकारी हासिल करते हैं थोड़ा सा। बच्चों टॉर्क होता है रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है। तो टॉर्क को बच्चों फोर्स से कंफ्यूज मत करिएगा, टॉर्क फोर्स नहीं होता है। फोर्स का वो इफेक्ट जिससे रोटेशन होता है उसको टॉर्क कहते हैं। तो रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स, ये होता है बच्चों टॉर्क, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है। तो जैसे
आप इस तरह से थोड़ा सा इसको आप समझने की कोशिश करिए। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए वो रेस्ट पे है, ठीक है, ये रेस्ट पे है ऑब्जेक्ट, और आप चाहो कि ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर दे, रेस्ट पे है और आपकी इच्छा है कि ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर दे, ठीक है, कुछ स्पीड v से ये ऑब्जेक्ट ऐसे जो है मूव करना शुरू कर दे, ठीक है, रेस्ट पे है और किसी स्पीड v से ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर दे। तो बच्चों इस ट्रांजिशन के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा ना, तभी पॉसिबल है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, अगर आप चाहते हो कि मूव करना लगे, ट्रांसलेटरी मोशन शुरू कर दे, तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह से कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है और आप चाहते हो कि वो किसी एक एक्सिस के अबाउट रोटेट करना शुरू कर दे, कि जैसे रेस्ट पे है और मैं चाहता हूं ये इसके अबाउट एंगुलर स्पीड ओमेगा से रोटेट करना शुरू कर दे, तो आपको इस एक्सिस के अबाउट एक टॉर्क जनरेट करना होगा, तभी ये जो रेस्ट वाला ऑब्जेक्ट है ये रोटेशन शुरू करेगा, ठीक है। तो जिस तरह से लीनियर मोशन को चेंज करता है फोर्स, उसी तरह से रोटेशनल मोशन में जो चेंज लाता है वो होता है टॉर्क। जैसे ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है मान लीजिए ओमेगा से, आप इसको रोकना है तो भी आपको उल्टे डायरेक्शन में टॉर्क लगाना पड़ेगा इसको रोकने के लिए। जैसे चलता हुआ ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए आप अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, उसी तरह से तो रोटेट हो रहा है, आप रोटेशनल स्पीड बढ़ाना चाहते हो तो भी आपको टॉर्क लगाना पड़ेगा। कहने का मतलब है जो टॉर्क होता है वो ऑब्जेक्ट को रोटेशन में मदद करता है, उसको घुमाने में हेल्प करता है टॉर्क, ठीक है। तो टॉर्क का कोई भी ट्रांसलेशनल इफेक्ट नहीं होगा कि फोर्स ट्रांसलेशनल चेंजेस लाएगा और टॉर्क रोटेशनल चेंजेस लाएगा, ठीक है। तो टॉर्क क्या होता है? रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स। अच्छा, टॉर्क जनरेट करने के लिए आपको फोर्स की जरूरत पड़ेगी, है ना। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों, मान लीजिए हमारा फैन है, ठीक है, रुका हुआ है ना, ये एक्सिस हो गई फैन की और रुका है, ठीक है। आप इलेक्ट्रिसिटी स्विच ऑन करते हैं, आप देखते हैं कि फैन घूमने लगा, ठीक है। तो ये घूमना इस एक्सिस के अबाउट घूमना इसलिए शुरू किया क्योंकि जैसे ही आपने स्विच ऑन किया इस पे टॉर्क लगा, है ना। वो टॉर्क किस वजह से लगा वो बात बिल्कुल अलग है, बट इस पे टॉर्क लगा होगा, उस टॉर्क की वजह से घूमना शुरू कर देगा। तो कोई ऑब्जेक्ट है रेस्ट पे, उसको घुमाना चाहते हैं आप, तो उस पे टॉर्क लगाना जरूरी है, बिना टॉर्क के वो घूमेगा नहीं। अगर उसकी कुछ रोटेशनल स्पीड है, मान लीजिए कुछ 10 रेडियन पर सेकंड है किसी ऑब्जेक्ट की रोटेशनल स्पीड, और उसके 10 रेडियन पर सेकंड से आप इस स्पीड को बढ़ाना चाहें या इस स्पीड को घटाना चाहें तो भी आपको टॉर्क लगाना पड़ेगा। यानी रोटेशन में कुछ भी चेंजेस लाने हैं आपको तो टॉर्क लगाना पड़ेगा। जैसे कि लीनियर मोशन में कुछ चेंजेस लाने हैं तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, उसी तरह रोटेशनल मोशन में कुछ चेंजेस करने हैं तो टॉर्क लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों टॉर्क की बेसिक स्टेटमेंट, है ना। अब टॉर्क डिफाइंड कैसे है मैथमेटिकली, तो बच्चों जरा ध्यान से सुनिए। टॉर्क हमेशा बच्चों, जैसे फोर्स क्या है, किसी भी पॉइंट के अबाउट डिफाइन नहीं होता, टॉर्क हमेशा किसी पॉइंट, दो तरीके से टॉर्क डिफाइन होता है, एक पॉइंट के अबाउट और एक एक्सिस के अबाउट। पहले मैं आपको पॉइंट पे पूरा डिस्कशन करूंगा, लास्ट में थोड़ा सा एक्सिस के बारे में बताऊंगा। तो टॉर्क बच्चों हमेशा एक पॉइंट के अबाउट डिफाइन होता है। जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट है, मान लीजिए पॉइंट पी बोल देता हूं मैं, ठीक है। इस पॉइंट पी पे कुछ फोर्स लग रहा है, ठीक है, इस पॉइंट पी पे कुछ फोर्स लग रहा है, कुछ इस तरह से पॉइंट पी पे फोर्स लग रहा है, ठीक है। और आपको टॉर्क निकालना है, मान लीजिए अबाउट ऑरिजिन, टॉर्क निकालना है बच्चों अबाउट ऑरिजिन ओ। तो जो टॉर्क डिफाइंड है, टॉर्क की डेफिनेशन होगी बच्चों वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ, ठीक है। तो टॉर्क इज डिफाइंड एज वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा बच्चों डेफिनेशन आप ध्यान से सुनिएगा। वेक्टर आर बहुत इंपॉर्टेंट है। वेक्टर आर वो वेक्टर है जिस पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क निकालना है, उस पॉइंट से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर होगा वो कहलाता है वेक्टर आर, ठीक है। तो जिसके अबाउट आपको टॉर्क निकालना है उस पॉइंट से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स को ज्वाइन करने वाला वेक्टर कहलाएगा वेक्टर आर। जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा होगा आर वेक्टर का हेड उधर होगा, जिस पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क निकालना होगा उसका टेल उस पॉइंट के अबाउट होगा। तो ये जो मैंने टॉर्क लिखा है आर क्रॉस एफ, इट इज टॉर्क अबाउट ओ, तो मैं लिख देता हूं दिस इज टॉर्क अबाउट ओ। सर ये हमेशा ऑरिजिन ही होगा क्या? नहीं नहीं, हमेशा ऑरिजिन नहीं होगा। टॉर्क आप किसी भी पॉइंट के अबाउट निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं कि ऑरिजिन ही हो, आप ए बी सी डी किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल सकते हैं। तो डिफाइंड ऐसे है कुछ बच्चों, वेक्टर टाउ बराबर वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ, जहां पे वेक्टर एफ है जितना पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, और आर वेक्टर है जिसके अबाउट टॉर्क निकाल रहे हैं, उससे जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उसको ज्वाइन करने वाला वेक्टर। ध्यान रखिएगा
हेड ऑफ आर वेक्टर विल ऑलवेज बी टुवर्ड्स द पॉइंट जहां पे फोर्स लग रहा है, और टेल हमेशा उस पॉइंट के अबाउट, उस पॉइंट पे होगा जिसके अबाउट आपको टॉर्क निकालना है। ठीक है। कुछ बेसिक बेसिक चीजें बच्चों मैं तुम लोगों से पूछ लेता हूं। टॉर्क का मैंने तुम्हें बता दिया सब चीज। मुझे बता दो बच्चों, टॉर्क एक स्केलर क्वांटिटी होगी या वेक्टर क्वांटिटी होगी? टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी। बच्चों इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, वेक्टर प्रोडक्ट के बाद आंसर आ रहा है, वेक्टर क्वांटिटी है। यूनिट क्या हो जाएंगी बच्चों? यूनिट फोर्स है, डिस्टेंस है? यूनिट न्यूटन मीटर, वेरी गुड। डायमेंशंस? ml² T-2। क्यों सर? देखिए फोर्स का ml/T-2 होता है और मीटर है तो एक और लग जाएगा, तो ml²T-2। सेम डायमेंशंस बच्चों एनर्जी के भी होते हैं। हाँ, वर्क एनर्जी के भी सेम डायमेंशन होते हैं। ठीक है, वर्क एनर्जी टॉर्क तीनों के डायमेंशन सेम होते हैं। अब इसीलिए बच्चों जब वहां पे एक स्टेटमेंट मैंने आपको डायमेंशन बताया, शायद आप भूल गए होंगे कि सेम डायमेंशन की क्वांटिटीज को जोड़ सकते हैं, गलत बात है, ये नहीं कर सकते। लेकिन जो क्वांटिटीज जुड़ी हुई हैं उनके डायमेंशन सेम होंगे, लेकिन सेम डायमेंशन की क्वांटिटीज को जोड़ सकते हैं ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पे टॉर्क को कभी आप एनर्जी और वर्क के साथ नहीं जोड़ सकते, हालांकि डायमेंशन सेम है। न्यूटन मीटर ही लिखिएगा बच्चों। देखिए टॉर्क की यूनिट कभी भी जूल मत लिख दीजिएगा, हालांकि न्यूटन मीटर को जूल भी कहा जाता है वर्क में, लेकिन हम टॉर्क लिखेंगे तो हमेशा न्यूटन मीटर ही रहेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए बच्चों, इस पे कुछ सवाल कर लेंगे फिर। बच्चों एनर्जी और वर्क लिखने का मतलब है कि जो टॉर्क के डायमेंशन है वो एनर्जी और वर्क के डायमेंशन के बराबर है। ठीक, एक सवाल कर लेते हैं बच्चों इसी पे, तो थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। लिखिए 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 लिखिए। क्रॉस प्रोडक्ट बच्चों मैंने बता दिया था आपको जब वेक्टर पढ़ाया था, तो आज थोड़ा एक एप्लीकेशन करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट का। ठीक, कर ले बच्चों सवाल एक। ठीक ठीक, लिखिए जल्दी लिख लीजिए। चलिए बच्चों एक सवाल करते हैं। बहुत सीधा साधारण सा सवाल है बच्चों, गड़बड़ नहीं करिएगा। ओके, बाकी लोग भी कर लीजिए बच्चों। हम्म, ठीक है।
ये बच्चों तो टॉर्क हमें निकालना है, तो देखिए क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा, तो आई माइनस जे और प्लस के। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों डिस्कशन। तो आई कंपोनेंट सबसे पहले निकालेंगे, तो आई कॉलम को हाइड कर लेंगे। देखिए आर क्रॉस एफ करना है, तो आर वेक्टर सबसे ऊपर लिखिएगा, तो आर वेक्टर ये हो जाएगा और एफ वेक्टर ये। तो आई कंपोनेंट लिखेंगे तो आई वाले कॉलम को हाइड कर लेंगे, तो 1 इंटू -2 ये हो जाएगा -2 माइनस फॉर्मूले से, और मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 2 तो ये बन जाएगा 8। तो पहला जो कंपोनेंट आ जाएगा बच्चों -10 आई कैप आ जाएगा। अब देखिए अगर आप एक्स कंपोनेंट देखिए तो एक ही ऑप्शन है -10 आई कैप, यही सही हो जाएगा। फिर भी एक बार पूरा सॉल्व कर लेते हैं। तो जे कंपोनेंट निकालेंगे बच्चों, तो 2 - 2 -4 हो जाएगा, माइनस फॉर्मूले से, और 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। जब के कंपोनेंट निकालेंगे तो के वाले कॉलम को हाइड कर लेंगे, 4 इंटू 2 8 माइनस 3। तो जब सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों -10 आई और ये माइनस, तो ये बन जाएगा +10j और +5k। तो -10i +10j +5k, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कितने बच्चों को सही आ गया था, एक बार हाथ उठा दीजिए तो। ठीक है, जिनका गड़बड़ था बच्चों देख लीजिए, और अगर कुछ आपको डाउट आ रहा है तो मुझसे पूछ लीजिए। ये क्रॉस प्रोडक्ट करना था, सिंपल है ना, और इसमें कुछ भी नया नहीं था। तो क्रॉस प्रोडक्ट जैसे हम लोगों ने वेक्टर्स में करना सीखा था, आई जे के कंपोनेंट्स लिखने हैं और सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, इसमें बच्चों थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए मैं आपको ऐसी कुछ सिचुएशन दे दूं कि एक पार्टिकल है, यहां पे पार्टिकल P, ठीक है, और इस पार्टिकल P के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 1 -2। ठीक है, पार्टिकल P के कोऑर्डिनेट है, और यहां पे एक पॉइंट A है। ठीक है, इस पॉइंट A के कोऑर्डिनेट है 1 1 1, और इस पॉइंट P पे बच्चों फोर्स लग रहा है। सॉल्व नहीं करना है बच्चों, बस मुझे बता दीजिएगा कि कैसे आप अप्रोच क्या रहेगी। फोर्स की वैल्यू मैं कुछ दे देता हूं, I -2j प्लस के, और आपसे सवाल में पूछ दिया गया है फाइंड टॉर्क ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन P अबाउट O, अबाउट A। हमें टॉर्क बताना है बच्चों इस बार, लेकिन A के अबाउट बताना है। तो क्या होगा, कैसे करेंगे? बहुत बढ़िया। मैं दो चीजें ठीक मैं दो चीजें लिख रहा हूं बच्चों, आप बताइएगा इनमें से कौन सी चीज आपके लिए सही होगी। मैं एक बार लिख देता हूं कि ये आर वेक्टर है और ये मान लीजिए वेक्टर आर डैश है। तो आप टाउ के लिए आर क्रॉस एफ लिखेंगे, आर डैश क्रॉस एफ? आर डैश क्रॉस एफ लिखिएगा। ठीक है, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है, उससे जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उसको ज्वाइन करने वाला वेक्टर फॉर्मूले में होता है। ठीक है, तो यहां पे जो टॉर्क अबाउट ए होगा वो हो जाएगा आर डैश क्रॉस एफ। अच्छा, आर डैश वेक्टर कैसे निकालेंगे बच्चों? आर डैश वेक्टर अगर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? आर डैश वेक्टर कैसे निकालेंगे? बिल्कुल, देखिए जो पोजीशन वेक्टर है पॉइंट पी का, उसमें से ए का पोजीशन वेक्टर माइनस करेंगे, तो ये आपका आर डैश वेक्टर आएगा। अब इसको माइनस करने के बाद जो आएगा उसका साथ आप फोर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लीजिएगा। मेरी बात समझ में आ रही है आप सबको? तो इसको मैं करा नहीं रहा हूं बच्चों, आप चाहें तो इसको घर पे आप एक बार अटेम्प्ट कर लीजिएगा इस सवाल को। बाकी करना यही है कि अगर ओरिजिन के अबाउट नहीं पूछता है, किसी और पॉइंट के अबाउट पूछता है, तो आप पहले ये वेक्टर निकाल लीजिए, जिस पॉइंट के अबाउट पूछा है उससे जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उसको ज्वाइन करने वाला वेक्टर, उसका क्रॉस ले लीजिएगा जो भी फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू के साथ। चलिए और आगे बच्चों इसमें डिस्कशन करते हैं। देखिए, तो सिंपल फॉर्मूले बेस्ड ये रहेगा बेटा नोट्स में आपके, आप आराम से लिख लीजिएगा। ठीक है, जब सॉल्व करने जाइएगा तो रहेगा आपके पास। अब इसमें थोड़ा सा और बच्चों में थोड़ा सा बताता हूं। तो एक तो फॉर्मूला हमने सीधा सीधा पढ़ लिया कि वेक्टर टाउ बराबर होगा वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। तो एक कैटेगरी का मैंने आपको सवाल भी कराया कि सीधा सीधा आपको आर वेक्टर दे देगा, एफ वेक्टर दे देगा, और आपसे पूछ देगा टॉर्क बता दीजिए आई जे के फॉर्म में, तो आप सीधा क्रॉस प्रोडक्ट लेके उसका आंसर बता देंगे। ठीक है, अब कई बार बच्चों सवाल कुछ और दूसरे कैटेगरी के बनते हैं, उनको सवाल सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा और इसमें समझते हैं। अब बच्चों अगर मैं इसका मॉड निकालना चाहूं, मैग्नीट्यूड फॉर्म ऑफ टॉर्क वेक्टर लिखना चाहूं, तो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ आर मैग्नीट्यूड ऑफ एफ इंटू, कोई बताना चाहेगा बच्चों? मैग्नीट्यूड ऑफ आर साइन थीटा। वेरी गुड,
और बेटा थीटा क्या होगा? एंगल बिटवीन आर एंड एफ। तो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क होगा आर एफ साइन थीटा। ठीक है बच्चों, अब इसको दो तरीके से आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। कौन कौन से दो तरीके हैं सर? देखिए दोनों तरीके मैं आपको बच्चों एक एक करके बताता हूं। पहला तरीका कि आप ऐसा बोल दें कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क होगा ये आर परपेंडिकुलर इंटू एफ होगा, यानी फोर्स और फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दूसरा तरीका बच्चों आप ऐसा सोच सकते हैं कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क होगा वो होगा आर इंटू एफ परपेंडिकुलर। सर मतलब नहीं समझ में आया, आर इंटू एफ परपेंडिकुलर और आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। मैं समझाता हूं। ठीक है बच्चों, आर एफ साइन थीटा है। जब एक बार आप आर साइन थीटा को क्लब कर देंगे तो ये बन जाएगा आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। जब बेटा आप एफ साइन थीटा को क्लब कर देंगे मतलब आर इंटू एफ साइन थीटा लिख देंगे तो बन जाएगा आर इंटू एफ परपेंडिकुलर। ठीक है, अभी भी नहीं समझ में आया तो मैं एग्जांपल की वजह से आपको समझाता हूं। अब मैं जो बच्चों मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगा आपको कि आप ये वाला थोड़ा ज्यादा यूज कर सकते हैं, जैसे जो मैंने सवालों में जनरली देखा है। देखिए आंसर आपको इससे भी आ जाएगा, ठीक है, लेकिन आप ये वाला अगर यूज करेंगे ना तो बेहतर होगा। ये हम ऑलरेडी एक जगह और जहां पे क्रॉस प्रोडक्ट डिस्कशन किए थे वहां मैंने आपको बताया होगा आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, ये ज्यादा आपको बेहतर और जल्दी रिजल्ट देगा। तो मेरा रिकमेंडेशन जो मैंने सवालों में देखा है एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये ज्यादा बेहतर है। इससे भी आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप यही यूज करेंगे तो आंसर आएगा, इससे भी आएगा इससे भी आएगा, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आर परपेंडिकुलर इंटू एफ यूज करिए। मतलब क्या होता है आर परपेंडिकुलर इंटू एफ का, मैं समझाता हूं। मान लीजिए कि एक फोर्स लग रहा है कुछ इस तरह से, ठीक है, एक पार्टिकल है P, उस पर फोर्स लग रहा है, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड 50 न्यूटन, ठीक है, और ओरिजिन के अबाउट टॉर्क निकालना है और ओरिजिन से उस पार्टिकल की दूरी जो है वो दी गई है 10 मीटर, ठीक है, और ये आपको एंगल जो गिवन है, ठीक है, ये एंगल गिवन है मान लीजिए हमारे पास 30 डिग्री, ठीक है। तो दोनों चीजें बच्चों कर सकते हैं आप, आर परपेंडिकुलर इंटू एफ करिए या आर इंटू एफ परपेंडिकुलर करिए या ओरिजिनल फॉर्मूला आर एफ साइन थीटा लगा दीजिए। जैसे मैं ओरिजिनल फॉर्मूला लगाऊंगा आर एफ साइन थीटा, तो देखिएगा टॉर्क का मैग्नीट्यूड ऑफ आर 10 है बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ 50 है। अब इसमें देखिए जो मैंने एंगल दिया ना 30 डिग्री, ठीक है, जैसे आप इसको एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, तो यही तो आर वेक्टर की डायरेक्शन है, ये आर वेक्टर की डायरेक्शन है, तो जो इधर 30 डिग्री है वही इधर 30 डिग्री है, यानी फोर्स और आर वेक्टर के बीच का एंगल 30 डिग्री है। आप सीधे रख दीजिए साइन 30 का मतलब 1/2, तो ये 250 न्यूटन मीटर आ जाएगा, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला यूज किया, कुछ भी नहीं लगाया। दूसरा तरीका बच्चों यानी आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, तो जब दूसरा वाला तरीका यानी आर परपेंडिकुलर इंटू एफ लगाएंगे तो देखिए कैसे मतलब है। आर परपेंडिकुलर का क्या मतलब होता है समझने की कोशिश करिए। आर परपेंडिकुलर का मतलब होता है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है, जैसे ये बच्चों ये पूरा मेरा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, उससे जिस पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क निकालना है उसकी परपेंडिकुलर दूरी, जैसे ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और इस पॉइंट ओ के अबाउट मुझे टॉर्क निकालना है, तो इस पॉइंट से लाइन की जो दूरी है ना, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहलाएगी। जैसे ये वाली दूरी बच्चों परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहलाएगी, ठीक है। तो यहां अगर आप ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे तो ये 10 है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन जाएगी 10 sin 30, ठीक है। तो आप फिर से अगर लिखेंगे तो आर परपेंडिकुलर है 10 sin 30 यानी 10 sin 30 और फोर्स एक बार फिर से 50 है, तो बच्चों आंसर फिर से 250 न्यूटन मीटर आएगा, ठीक है। तो ये आर परपेंडिकुलर इंटू एफ हो गया। तीसरा तरीका आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, इससे बच्चों आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं है इससे नहीं आएगा आंसर। आर इंटू एफ परपेंडिकुलर मतलब आर आप मत लिखिए, एफ परपेंडिकुलर लिखिए। एफ परपेंडिकुलर का क्या मतलब है, ध्यान से सुनिए बच्चों जरा। अब यहां पे देखिए बच्चों फोर्स के दो कंपोनेंट आएंगे, एक तो फोर्स का कंपोनेंट ये आएगा, ठीक है, अलोंग आर, और दूसरा एक फोर्स का कंपोनेंट ये आएगा, ठीक है। तो 50 sin 30 होगा एक कंपोनेंट, एक कंपोनेंट 50 cos 30 होगा। तो बच्चों अगर मैं आपसे सवाल में पूछूं कि बेटा आप बता दीजिए इन दोनों फोर्स में से cos 30 और sin 30 में से कौन सा ऐसा फोर्स है जो चाहता है कि पॉइंट बी पॉइंट ओ के अबाउट घूम जाए। 50 sin 30 चाहता है कि घूम जाए, 50 cos 30 उसको दूर ले जाना चाह रहा है, ठीक है। तो 50 cos 30 का काम है कि दूरी बढ़ाए, 50 sin 30 घुमाना चाहता है, तो हम टॉर्क मतलब रोटेशन, तो हम उस फोर्स के कंपोनेंट को कंसीडर करेंगे जो घुमाना चाहता हो। तो घुमाना चाहता है 50 sin 30, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई 10, और घुमाना चाहता है बच्चों 50 sin 30, तो 50 इंटू 1/2, फिर से आंसर आपके पास आ जाएगा 250 न्यूटन मीटर,
ठीक है, तो अब बच्चों ये तीन चीजें हैं, है ना। आप ये भी लगा सकते हैं डायरेक्ट, आप ये भी लगा सकते हैं, आप ये भी लगा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम। तो जैसे फोर्स के कंपोनेंट ले रहे हैं तो आप ये ध्यान रखिएगा, जैसे फोर्स के कंपोनेंट है तो कौन सा फोर्स का कंपोनेंट है जो घुमाना चाहता है, जो घुमाना चाहता है वही कंपोनेंट लेंगे। और अगर सवाल में ऐसी सिचुएशन बन रही है कि आर और एफ परपेंडिकुलर ऑलरेडी सवाल में गिवन है, तो फिर आपको कुछ सोचना ही नहीं है। ये तो तब आपको कंपोनेंट्स लेने हैं जब आर और एफ के बीच में 90 डिग्री एंगल ना हो, कुछ रैंडम एंगल हो, फिर आप कंपोनेंट्स ले लीजिए। अगर ऑलरेडी 90 डिग्री है तो आपको कुछ नहीं, सीधे सीधे आर परपेंडिकुलर इंटू एफ करना है। तो बच्चों मैग्नीट्यूड फॉर्म, अगली हेडिंग डाल दीजिए मैग्नीट्यूड फॉर्म, ये लिखिए, ये लिखिए, और एक सवाल उसको तीन तरीके से हल कर लीजिए। मैग्नीट्यूड फॉर्म, ठीक। लिखिए लिखिए। हेलो सर। बोलिए बेटा। तो सर हमारे यहाँ लाइट नहीं है सेंटर में, तो लाइट चलवा दीजिए, हम लोग घर जाके देख सकते हैं। अच्छा, किस सेंटर में नहीं है लाइट? सर जौनपुर में। ठीक ठीक, ओके। सर जौनपुर मैंने बोल दिया है, जैसे कुछ अपडेट आता है मैं बताता हूँ। चलिए बच्चों, डायरेक्शन के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो आप सारे समझ गए कैसे निकालना है, या तो आर परपेंडिकुलर एफ या आर इंटू एफ परपेंडिकुलर। एफ परपेंडिकुलर करने का लॉजिक ये है बच्चों की, क्योंकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही रोटेशन देगा। अब देखिए बच्चों, टॉर्क की डायरेक्शन ध्यान सुनिए बच्चों, चूंकि आर क्रॉस एफ है, ठीक है, आर क्रॉस एफ है, तो जब मैंने आपको वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ाया था तब मैंने बताया होगा, जब भी आप बच्चों दो वेक्टर्स के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट लिखते हो तो जो आंसर मिलता है, जैसे आर क्रॉस एफ है उसका आंसर टाउ है, तो जो टाउ वेक्टर होगा बच्चों किसके किसके परपेंडिकुलर होगा, आर के, एफ के, या दोनों के टॉर्क वेक्टर? हाँ, तो टाउ विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर। बच्चों ध्यान रखिएगा, जो टॉर्क वेक्टर होगा वो बोथ आर एंड एफ के परपेंडिकुलर होगा। ये कैसे पता सर? क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद डायरेक्शन कैसे निकालना है, देखिए बच्चों, डायरेक्शन निकालने का जो बेसिक फंडामेंटल तरीका है वो ये है कि पहला जो वेक्टर लिखा हुआ है उसकी तरफ आपको फिंगर्स करने हैं। जैसे इस केस में आर वेक्टर इधर है तो मेरे राइट हैंड, आपको राइट हैंड यूज करना है, राइट हैंड थंब रूल, तो राइट हैंड की तरफ फिंगर्स होंगी और
जो आपका पाम होगा, हथेली, वो दूसरे वेक्टर की तरफ पॉइंट करेगा। तो जैसे आर वेक्टर की तरफ फिंगर्स हो गई और पाम हो गया दूसरे वेक्टर की तरफ, और फिर आपको जो थंब होगा वो आपको डायरेक्शन बता देगा टॉर्क वेक्टर की। तो आर की तरफ फिंगर होगा, एफ की तरफ हथेली होगी, और जो थंब होगा वो आपको डायरेक्शन दे देगा टॉर्क वेक्टर की। जैसे इस केस में आर वेक्टर इधर है, एफ वेक्टर इधर है, तो हथेली एफ वेक्टर की तरफ, तो बच्चों थंब जो है वो अंदर की तरफ है, इसलिए टॉर्क वेक्टर की डायरेक्शन इनटू द प्लेन होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए बच्चों जो टॉर्क वेक्टर की डायरेक्शन है वो इनटू द प्लेन है ना, दोनों आर और एफ वेक्टर के परपेंडिकुलर। अब देखिए बच्चों, जैसे आप सवाल सॉल्व कर रहे हैं, ज्यादातर केसेस में आपको ऐसा मिलेगा कि जो आर वेक्टर है और फोर्स वेक्टर है वो आपके पेपर के प्लेन पे रहेंगे। ठीक है, तो आप टॉर्क वेक्टर को बहुत इजीली निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, ये ओ पॉइंट है, आर वेक्टर है, और फोर्स ऐसे लग रहा है, तो जो फोर्स की कोशिश है वो पार्टिकल को इस पॉइंट के अबाउट ऐसे घुमाने की, इस तरह घुमाने की, क्लॉकवाइज घुमाने की। ठीक है, तो जैसे क्लॉकवाइज घुमाने का है तो आप इनटू द प्लेन मान लीजिएगा। ठीक है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, अगर कोशिश एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की है तो फिर आउटवर्ड मान लीजिएगा। ठीक है, मैं कुछ और एक एग्जांपल्स देता हूं, थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा। मैं लगा दूंगा। मैं बस आपको थोड़ा सा कुछ और एग्जांपल की मदद से समझा देता हूं कि डायरेक्शन कैसे डिसाइड करना है। बोलिए। डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए यूज करना है राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड थंब रूल। यस बच्चों, जैसे कुछ आपके सामने मैं केसेस दे देता हूं, आप मुझे बस बता दो कि किस केस में, जैसे ये पहला वाला केस है, इसमें जो पॉइंट ओ के अबाउट, ये मान लीजिए पार्टिकल है, ये भी पार्टिकल है, तो पॉइंट ओ के अबाउट ये जो फोर्स लग रहा है पार्टिकल पी पे, ये किस डायरेक्शन में इसको रोटेट करना चाहता है? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? इधर ऐसे घुमाना चाह रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज, तो बाहर आ जाएगा टॉर्क का डायरेक्शन, तो टॉर्क हो जाएगा आउटवर्ड। ठीक है, आउटवर्ड मतलब डॉट से डिनोट करते हैं। अब इस वाले केस में देखिए, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? इस तरह से कुछ रोटेशन की टेंडेंसी है, इस तरह से, है ना, तो ये हो जाएगा टॉर्क इनटू द प्लेन क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज बच्चों इनटू द प्लेन रहेगा और एंटी क्लॉकवाइज आउटवर्ड। तो एंटी क्लॉकवाइज जो कि आउटवर्ड है इसको हम लोग पॉजिटिव से डिनोट कर देंगे, और जो इनटू द प्लेन है क्लॉकवाइज है उसको निगेटिव से डिनोट कर देंगे। ठीक है, अब चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है, मान लीजिए बच्चों कोई एक ऑब्जेक्ट है, एक समझाने के लिए ले रहा हूं, मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस पे कई सारे फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, कुछ फोर्सेस लग रहे हैं F1 F2 F3, एक से ज्यादा फोर्सेस हैं, और ये पॉइंट O है। मुझसे टोटल टॉर्क पूछ लिया गया अबाउट पॉइंट O। ठीक है, कि टोटल टॉर्क इस ऑब्जेक्ट पे पॉइंट O के अबाउट कितना है। तो देखिए क्या करेंगे बच्चों, आप है तो मल्टीपल फोर्सेस F1 है, F2 F3, तो आप क्या करेंगे, आप टॉर्क निकाल देंगे F1 का, आप टॉर्क निकाल देंगे F2 का इंडिविजुअली, और आप टॉर्क निकाल देंगे F3 का, तीनों का आप इंडिविजुअल टॉर्क निकाल देंगे। एक समझाने के लिए ले रहा हूं, मान लीजिए जो पहले वाले का टॉर्क आया, अब जैसे बच्चों आप F2 और F3 को, जैसे पहले वाले का टॉर्क निकाल रहे हैं F1 का, तो आप भूल जाइए कि F2 F3 लग रहा है, केवल और केवल F1 पे फोकस करिए। तो मैं बच्चों अगर आपसे पूछूं कि अबाउट पॉइंट O, जो F1 है वो रॉड को क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है या एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है? केवल F1, F1 की बात कर रहा हूं बच्चों, इसकी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? आप F1 केवल, अब बाकी सब भूल जाओ, केवल F1 पे फोकस करो, पॉइंट O के अबाउट, ये पॉइंट O है, इसके अबाउट F1 रॉड को कैसे घुमाना चाहता है? ऐसे घुमाना चाहता है ना, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब इसका जो टॉर्क का वैल्यू आएगा बच्चों वो पॉजिटिव होगा, है ना, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मैंने देखिए बोला कि आप पॉजिटिव मान लीजिएगा। अब जो दूसरा वाला टॉर्क है जो कि तुम्हारा F2 की वजह से आएगा, मान लीजिए एक समझाने के लिए रहा हूं कि जो पहला वाला का टॉर्क जो कि एंटी क्लॉकवाइज F1 का है, मान लीजिए उसकी वैल्यू 50 यूनिट है, एक समझाने के लिए। ठीक है, कैसे आया उस पर नहीं जा रहे, मान लीजिए कि 50 यूनिट है, आपने कुछ कैलकुलेशन किया। अब जो F2 का टॉर्क है उसको जब निकालिएगा तो F1 और F3 को भूल जाइए, और मुझे बताइए कि जो F2 का टॉर्क है वो रॉड को किस तरह से घुमाना चाहता है? क्लॉकवाइज। तो बेटा ये तुम्हारा आएगा क्लॉकवाइज, इसकी वैल्यू आएगी कुछ नेगेटिव में, मान लेते हैं समझाने के लिए इसकी वैल्यू कुछ 100 है ना, ऐसे ही ले रहा हूं। ठीक है, अब थर्ड वाले टॉर्क की वैल्यू बता दीजिए बच्चों, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज?
जब तीसरा वाला टॉर्क निकालिएगा, F1 और F2 को भूल जाइए, ऐसा सोचिए केवल ये फोर्स लग रहा है और O के अबाउट घूमना है। O के अबाउट घूमना है, फोर्स इधर लग रहा है, तो बच्चों रॉड को ऐसा घुमाएगा ना। अगर रोड को ऐसा घुमा रहा है यानी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, यानी निगेटिव आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो ये आएगा क्लॉकवाइज और इसकी वैल्यू निगेटिव आएगी। मान लेते हैं समझाने के लिए बच्चों इसकी वैल्यू 25 आ गई, ठीक है। तो जब जब नेट टॉर्क लिखिएगा ना आप, तो सारे साइन के साथ ऐड होंगे। क्यों? वेक्टर क्वांटिटी। तो जैसे ये एंटी क्लॉकवाइज है 50, एंटी क्लॉकवाइज हम लोग पॉजिटिव लेते हैं तो +50 लिखेंगे, ठीक है। क्लॉकवाइज माइनस लिखते हैं तो -100 लिखेंगे। यहां पे भी क्लॉकवाइज है, माइनस है, -25 लिखेंगे, ठीक है। तो जो टोटल आंसर आ जाएगा बच्चों कितना आ जाएगा? माइनस का 75 न्यूटन मीटर। मेरी बात समझ में आई आप सभी को? तो एक सेकंड, कहने का लॉजिक ये है बच्चों कि सबसे पहले तो आपको डायरेक्शन समझना पड़ेगा कि चूंकि टॉर्क वेक्टर जो है वो R और F दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो दोनों के परपेंडिकुलर होगा। पहली चीज, डायरेक्शन निकालना है तो राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। राइट हैंड थंब रूल निकालने के लिए क्या करना है? आपको पहले वेक्टर की तरफ फिंगर्स रखनी है, दूसरे वेक्टर की तरफ आपकी हथेली होगी, तो थंब आपको डायरेक्शन दे देगा। ज्यादातर जो 99% प्रॉब्लम आएंगे उसमें ये रहेगा कि R वेक्टर और F वेक्टर आपके पेपर में रहेगा, यानी पेपर प्लेन में रहेगा, परपेंडिकुलर उसके नहीं जाएगा। तो उसमें केवल दो ही केसेस बन सकते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन है कि जो रॉड है उस पर जो फोर्स लग रहे हैं कुछ इस तरह से लग रहे हैं, जो कि आपके ज्यादातर सवालों में यही केस होगा। तो आपके ज्यादातर सवालों में टॉर्क की दो ही डायरेक्शन होगी, या तो वो क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा होगा ऑब्जेक्ट को, या एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज घुमा रहा है, क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो आप उसको निगेटिव ले लीजिए, अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो उसको पॉजिटिव लीजिए। सर हमें कैसे पता चलेगा? क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की दिशा में अगर घूम रहा है। जैसे आप F1 को देखिए, जब आप F1 देख रहे हैं तो बाकी सब भूल जाइए। F1 देख लिए तो पॉइंट के अबाउट ये चाहता है कि रॉड ऐसे घूम जाए, तो ऐसे घुमा रहा है। अगर ऐसे घुमा रहा है तो मतलब एंटी क्लॉकवाइज। F2 को देखिए आप, F2 इधर है, F2 चाहता है, जब F2 को देख रहे हैं तो F1 F3 भूल जाइए, तो F2 चाहता है कि ऐसे घूम जाए, मतलब क्लॉकवाइज घूम जाए। F3 को देखेंगे तो F3 घुमाता है, वो भी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, ठीक है। तो क्लॉकवाइज को नेगेटिव साइन के साथ, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव साइन के साथ सारी वैल्यूज रख के जोड़ दीजिए, फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जिनका पिछली स्लाइड में कुछ रह गया लिखना चाहे लिख लीजिए, फिर मैं ये स्लाइड दिखा दूंगा। इसमें 2 पॉइंट्स लिखवाए हैं, लिख लीजिए। हाँ हाँ, अब देखो बदल तो सकते हो, पर मैं सजेस्ट करूंगा कि चूंकि बाहर की डायरेक्शन को पॉजिटिव जेड एक्सिस मानते हैं ना, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो आप पॉजिटिव ले लो, क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव ले लो, ठीक है। बाकी अगर कन्वेंशन देखा जाए तो बाहर चूंकि जेड एक्सिस पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव और क्लॉकवाइज को नेगेटिव, ठीक है। मैग्नीट्यूड बच्चों ये डायरेक्शन थोड़ा सा छोटी सी एक सब हेडिंग पड़ेगी, उसमें फिर लिखिएगा कि जो टॉर्क वेक्टर होगा वो R और F दोनों के परपेंडिकुलर होगा, और टॉर्क वेक्टर की डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से निकाली जाएगी। हम्म, बोलिए बोलिए। सर ये ब्लू कलर चेंज कर दो, मेरी दोस्त ओके, दोस्त को दिक्कत हो रही है कि आपको हो रही है? नहीं, उसको आंखों में चुभ रही है ये कलर। ओके ओके, ठीक है ठीक है, ओके। ये थोड़ा सा ब्लू डल भी हो जाता है ना, तो शायद दिखने में प्रॉब्लम आ रही होगी। पिंक से नहीं, येलो ठीक है। चलो ठीक है, डन है बच्चों। ये डायरेक्शन वाले हो गए क्या दोनों पॉइंट्स? ठीक ठीक ठीक। अब बच्चों आपको ये डायरेक्शन, ये डायग्राम ड्रॉ करना है। F1 F2 F3 जैसे मैंने फोर्स दिखाए हैं वैसे ड्रॉ करने हैं। और फिर बच्चों तीनों के आपको टॉर्क, एक कौन सा एंटी क्लॉकवाइज है कौन सा क्लॉकवाइज है वो भी लिखना है। फिर इस पे एक न्यूमेरिकल करेंगे। और ये आप अपनी भाषा में लिख लीजिएगा कि एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेंगे, क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेंगे।
सर हम्म मुझे F1 समझ नहीं आया, एंटी क्लॉकवाइज कैसे होगी इसकी? F1 यस सर, ठीक है, देखिए एंटी क्लॉकवाइज। हाँ बताता हूँ। तो जैसे देखिए ये पॉइंट O आपका फिक्स हो गया, ठीक है, और F1 कुछ इस तरह से लग रहा है। तो आप सोचिए कि जैसे ये फिक्स है यहाँ पे, है ना, इसके अबाउट टॉर्क निकालना है। तो F1 क्या चाहता है कि रॉड ऐसे घूमे ना, जैसे मैं दिखा मेरा पेन जैसे घूम रहा है ऐसा, ठीक है ना। तो अगर ऐसे घुमाना चाह रहा है तो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज हो गया ना, घड़ी तो हमारी ऐसे चलती है, इधर ऐसे फिर ऐसे, तो ये घड़ी के डायरेक्शन के ऑपोजिट जा रहा है। आए समझ में? यस सर, आ गया। थैंक यू सर। करें बच्चों, एक सवाल इस पे कर लें? यस सर। ठीक, बोलिए बोलिए। सर जो आपको पार्ट था, आवाज चली गई सर आपकी। हेलो सर, गर्मी बहुत ज्यादा है सर, लाइट इसी नहीं चल रही है। ओके, बोला तो गया है मुझे कि अदर दूसरे रूम में शिफ्ट कर रहे हैं। सर ठीक, हेलो, हो गया सर। ठीक ठीक, एक सेकंड बस। हो गया। चलिए बच्चों, एक सवाल करते हैं इसी पे और फिर कुछ डिस्कशन करेंगे। सर बोलिए बेटा। सर एक बार डाउट था। बोलिए। सर जो आपका टॉर्क प्लस टॉर्क है वहाँ पे से है टॉर्क के नीचे माइनस कैसे है? हाँ हाँ बोलिए। सर सफोकेशन हो रहा है सर। क्या हुआ, आपके इलेक्ट्रिसिटी नहीं है क्या आपके यहाँ? सर कुछ नहीं है, कुछ करने के बारे में अच्छी ज्यादा है। और एक सेकंड, मैंने बोला है इनको, फिर से एक बार मैसेज करता हूँ, ठीक है। हेलो सर, लाइव करवा दीजिए हो सके तो। हाँ मैंने बोला उनको लाइव के लिए ही, पर ठीक है सर, करवा दीजिए। हाँ हाँ सर हाँ बेटा, एक सेकंड, मैं इनका थोड़ा इशू एक बार और रेज कर देता हूँ। ठीक है, मैंने फिर से एक बार बोला है, देखिए कुछ अपडेट आता है तो बताता हूँ। बच्चों इस पे एक सवाल कर लेते हैं, है ना, तो थोड़ा सा और आइडिया आपको लगेगा। मान लीजिए बच्चों इस तरह से कोई एक व्हील है। बता दो एंटी क्लॉकवाइज कैसे होगा? कौन सा? टॉर्क वन रिपीट कर दो एक बार। टॉर्क वन देखिए, F1 इस तरह से लग रहा है ना, तो ये बताओ आप रॉड को कैसे रोटेट करना चाह रहे हैं, घड़ी की डायरेक्शन में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, कैसे रोटेट करना चाह रहे हैं? ये वाला फोर्स पॉइंट O के अबाउट इस रॉड को एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज इसीलिए पॉजिटिव लिखा है ना। एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव क्यों मानते हैं? क्योंकि अपने राइट हैंड को आप कर्ल करेंगे ना, तो थंब बाहर की तरफ आ रहा है, इसलिए पॉजिटिव, ठीक है। ओके सर। बच्चों ये पॉइंट O के अबाउट हिंज है ये व्हील, और आपको टॉर्क पॉइंट O के अबाउट ही कैलकुलेट करना है। फोर्सेस कुछ इस तरह से एक्ट कर रहे हैं। सर देखिए बच्चे जा रहे हैं सर। सर कुछ आपको अपडेट आया है क्या किसी कुछ उनकी तरफ से? मैंने तो मैसेज कर दिया है उनको, मैं फिर से एक बार उनको बोलता हूं, अभी मैसेज ड्रॉप किया है। बच्चों ये रेडियस ऑफ द व्हील इज 2 मीटर, ये 50 न्यूटन है, और ये एंगल है 37 डिग्री, और ये 20 न्यूटन है। आपको बताना है बच्चों नेट टॉर्क अबाउट O कितना होगा।
बोलिए बोलिए। सर यहाँ पे अपना तबरी मच गई है। एक सेकंड, मैं कॉल ही करता हूँ उनको, ठीक है? मैसेज ड्रॉप कर रहा था अभी तक, फोन करता हूँ उनको, 1 मिनट दीजिए। ओके, हेलो सर, घर जा सकते हैं? अब अब बेटा पता नहीं, रुको, मुझे क्या तुम्हारे यहाँ क्या सिनेरियो है, एक बार अगर कुछ हो सकता है मैं 2 मिनट बात कर लेता हूँ। मतलब बिल्कुल बैठने लायक ही नहीं उठ रहेगी क्या सिचुएशन? अब नहीं रहेगी बैठने लायक तो फिर क्या ही है, मतलब देखिए। हाँ अमन सर। बहुत बच्चों, मैंने बात की अभी जौनपुर पाठशाला, वो कह रहे हैं कि आपको शिफ्ट करेंगे दूसरे रूम में, लाइव नहीं हो पाएगी। चलिए आइए बच्चों डिस्कशन करते हैं इसको। तो कैसे सवाल को सॉल्व करना है बच्चों, देखिए थोड़ा सा। टोटल टॉर्क पूछा गया अबाउट पॉइंट टू, होपफुली आप सबने एक बार एटलीस्ट अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो बच्चों मान लीजिए मैं इसको F1 बोल देता हूं, है ना, 20 न्यूटन वाले को, 100 न्यूटन वाले को F2 बोल देते हैं, और ये जो 50 न्यूटन लग रहा है इसको F3 बोल देते हैं, ठीक है? तीनों फोर्सेस में से अलग अलग टॉर्क निकालते हैं बच्चों, तो टॉर्क बिकॉज ऑफ F1 निकालते हैं। तो मुझे जल्दी से बच्चों बता दो, जो 20 न्यूटन का टॉर्क होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी? 20 न्यूटन का जो टॉर्क होगी 40 न्यूटन मीटर, बिल्कुल। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बच्चों, है ना, फोर्स 20 है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 है, तो 40 हो जाएगी, 40 न्यूटन मीटर। और डायरेक्शन क्या होगी? ये ओ के अबाउट व्हील को क्लॉकवाइज घुमा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घुमा? क्लॉकवाइज है बच्चों, क्लॉकवाइज है बेटा। देखिए इस तरह से फोर्स खींचेगा ना तो व्हील ऐसे रोटेट करेगा क्लॉकवाइज, घड़ी के डायरेक्शन में। इसलिए चूंकि क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो इसको मैं माइनस लिख देता हूं, या आप क्लॉकवाइज लिख दीजिए, जो भी आपका इच्छा हो। टॉर्क ड्यू टू बात कर लेते हैं बच्चों F2, ठीक है? तो फिर से फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 है, तो ये हो जाएगा 200 न्यूटन मीटर। और इसके बारे में बच्चों पूछा जाए तो देखो ये भी कैसा रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, 100 वाला, क्लॉकवाइज, तो ये बेटा आपका माइनस होगा, ठीक है, क्लॉकवाइज कर रहा है। टॉर्क ड्यू टू F3, अब बच्चों इसमें देखिए ध्यान से सुनिएगा, आपको फोर्स के 2 कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे, ठीक है? एक फोर्स का कंपोनेंट इधर आएगा, यानी 50 cos 30, और एक 50 sin 30 इधर आएगा। 50 sin 37 का मतलब हो गया बच्चों 50, और sin 37 का मतलब हो गया 3/5, और 50 cos 37 तो 50 इंटू 4/5। मुझे बता दो बच्चों इसमें से cos और sin कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो रोटेशन के लिए जिम्मेदार है? साइन वाला। तो बच्चों 30 न्यूटन जो है, जो कि साइन कंपोनेंट है, ये वाला रेस्पॉन्सिबल है रोटेशन के लिए, ये रिंग को खींचेगा, तो ये रोटेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो जो टॉर्क ऑफ F3 लिखिएगा वो होगा फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 मीटर है, तो फोर्स 50, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 मीटर है, टोटल आ जाएगा बच्चों 100 न्यूटन मीटर। और इसकी डायरेक्शन किधर आएगी बच्चों, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्या क्या? क्लॉकवाइज ही आएगी, बिल्कुल। क्या बोल रहे बेटा आप? क्योंकि देखिए F3 में 50 क्यों लगी, 50 तो फोर्स लगा रहे हैं ना, और 50 का साइन कंपोनेंट 50 sin 37, ये वाला कंपोनेंट 50 sin 37 होगा। cos 37, हाँ एक सेकंड बच्चों, मैंने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी क्या? अच्छा 30 इंटू 2 होगा, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने गड़बड़ कर दी थी यहाँ पे। 30 × 2 होगा, जो रोटेशन करा रहा है वो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, 30 × 2 60 होगा ये। अब ठीक है, 60 नेगेटिव क्लॉकवाइज। तो जो नेट टॉर्क हो जाएगा बच्चों क्या होगा, सबको जोड़ देंगे क्योंकि सबका डायरेक्शन सेम है, तो -300 न्यूटन मीटर आ जाएगा, या 300 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज, जो भी आप लिखना चाहें। कितने बच्चों ने सही निकाल लिया था, हाथ उठा दीजिए एक बार। ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। जिनका गड़बड़ था बच्चों मैच कर लीजिए और पूछ लीजिए। ठीक, एक और सवाल करते हैं बच्चों इसी कॉन्सेप्ट में। इस केस में बच्चों ऐसी रॉड है, ठीक है, और ये पॉइंट O है, ये पॉइंट O है। फोर्सेस कुछ इस तरह से लग रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखिए। बच्चों आपको बताना है टॉर्क अबाउट O। ओके, 20 क्लॉकवाइज। बाकी लोग भी निकाल लीजिए बच्चों। 20 ठीक, सबका सही है, वेरी गुड। चलिए एक बार बच्चों डिस्कशन करते हैं। तो देखिए इसमें दो फोर्सेस हैं, एक तो 50 न्यूटन है और एक 100 न्यूटन है। तो अगर दोनों फोर्सेस बच्चों आप कंपोनेंट्स निकालेंगे, तो जैसे 100 sin 37 लिखिएगा तो 100 × 3/5, तो ये आ जाएगा बच्चों 60 न्यूटन। और इसका अलोंग द रॉड देखिएगा तो 80 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है, 80 न्यूटन। अब बच्चों अगर इस 100 न्यूटन फोर्स की बात की जाए, इसकी वजह से टॉर्क कैलकुलेट किया जाए, तो मुझे बता दीजिए 60 और 80 में से कौन सा फोर्स है जो रोटेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है? 60 वाला। तो जो बच्चों 100 वाले फोर्स का जो टॉर्क आएगा उसका आएगा 60, तो परपेंडिकुलर फोर्स तो बेटा 60 है और डिस्टेंस 3 है, तो 60 × 3 फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आ जाएगा आपका 180 न्यूटन पर मीटर। और डायरेक्शन क्या आएगी बच्चों, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? फोर्स ऊपर लग रहा है, रॉड ऐसे है, बताइए बेटा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, बिल्कुल। अब अगर आप 50 न्यूटन वाले का बच्चों देखिएगा, तो फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स 4 है, तो 4 × 50 200, और 200 बच्चों अगर आप देखिएगा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज होगा। तो बच्चों देखिए जो नेट टॉर्क बनेगा, इन दोनों में से जो वैल्यू ज्यादा होगी, 200 क्लॉकवाइज है, 180 एंटी क्लॉकवाइज है, तो 200 वाला जीत रहा है, तो नेट जो होगा बच्चों वो 20 हो जाएगा और क्लॉकवाइज हो जाएगा। यानी जो इस रॉड के रोटेशन की टेंडेंसी होगी वो क्लॉकवाइज होगी। और कितने टॉर्क लग रहा है? 20 न्यूटन मीटर टॉर्क लग रहा है। जिनका गड़बड़ था बच्चों देख लीजिए, नोट कर लीजिए। कितने बच्चों का सही आ गया, हाथ उठा दीजिए एक बार। क्या बात, सबका सही है। बहुत बहुत बधाई हो भाई। सिरसा पाठशाला कितने बच्चों का सही था? सिरसा 01, ठीक। जिनका गड़बड़ हो बच्चों कुछ पूछना चाहे तो देखिए पूछ लीजिएगा, आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं आपके नोट्स नहीं देख सकता हूं, तो आपको पूछना पड़ेगा। एक और सवाल करते हैं बच्चों इस पे, फिर आगे बढ़ेंगे। सर साइड बैक कर दीजिए। ओके, एक सेकंड बच्चों, थोड़ा सा
लगा लो बेटा आप, है ना, आप लिख दो। जैसे आप अगर निशान लगा रहे हो, जैसे माइनस लिखा है यहाँ पे प्लस लिखा है, तो आप नेट टॉर्क फिर ऐसे लिखोगे -200 + 180, है ना। फिर आपका आंसर आ जाएगा -20। माइनस का मतलब क्लॉकवाइज, तो फिर से 20 क्लॉकवाइज आ जाएगा, है ना। तो आप या तो -20 लिख दीजिए या 20 क्लॉकवाइज लिख दीजिए। इससे भी पीछे वाली ये लिखिए, लिखिए जल्दी लिखिए बच्चों। इस पे एक और सवाल करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया सर। सर ऑप्शन बी। ओके, ये कभी आ रहा है। ठीक है। नेट टॉर्क बता दीजिए बच्चों इसमें, है ना। ऑप्शन बी, चलिए बहुत बढ़िया। नेट टॉर्क बता दीजिए कितनी वैल्यू आएगी नेट टॉर्क की। 40 है। सर 40 है, 40 यस सर 40 ठीक, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। और बच्चों आप ठीक है, एक्सपीरियंस है टॉर्क तो आपने सही बता दिया, पर लीनियर मोशन को आप क्यों बोल रहे हैं कि लीनियर मोशन के बारे में कुछ नहीं आप कह रहे हैं? लीनियर मोशन होगा या नहीं होगा? ये ओ पे हिंज नहीं है, नो हिंज। नहीं होगा सर। बहुत बढ़िया। एक्चुअली बच्चों, भले ये यहाँ पे हिंज नहीं होगा, फिर भी कोई भी ट्रांसलेशनल मोशन होने की गुंजाइश नहीं है। कारण ये है कि देखिए, दो फोर्स ऊपर की तरफ लग रहे हैं, दो ही फोर्स नीचे की तरफ लग रहे हैं, तो 2F पॉजिटिव 2F नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो लीनियर मोशन नहीं होगा, रॉड ट्रांसलेटरी मोशन नहीं करेगी। तो एट रेस्ट ये हो सकता है शायद टॉर्क 0 हो जाए, लेकिन लीनियर मोशन कुछ नहीं करेगी बच्चों। तो ऊपर ये सी और डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अब टॉर्क एक्सपीरियंस करती है नहीं, तो वैसे तो बच्चों देख के ही समझ में आ रहा है कि होगा इसमें कुछ ना कुछ टॉर्क। फिर भी आप कैलकुलेट करो तो देखिए, जो 20F है बच्चों, ये 20 वाला, यानी ये जो F20F, ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? 20F क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? बच्चों इसमें कंफ्यूजन होता है क्या आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में? अब इसमें देखिए 40 पे ऊपर लग रहा है, तो ये रॉड को ऐसे ले जाना चाह रहा है, तो बताइए फिर। तो 40F एंटी क्लॉकवाइज हो गया, और फिर 60F के बारे में क्या कहेंगे? क्लॉकवाइज। और 80F क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो सारे एंटी क्लॉकवाइज वाले जोड़ दीजिए पहले। तो 40 और 80, 120F एंटी क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज जोड़ेंगे बच्चों 60 20 80, 80F क्लॉकवाइज। तो जो नेट आ जाएगा बच्चों टॉर्क आपके पास, कौन जीत? हाँ, 40F एंटी क्लॉकवाइज। क्योंकि नेट टॉर्क 0 नहीं है, इसलिए टॉर्क में रोटेशन होगा। एट रेस्ट इसलिए गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। ठीक है, अब बच्चों थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं, कपल ऑफ फोर्सेस। तो हेडिंग डाल दीजिए, कपल ऑफ फोर्सेस। हाँ हाँ, सेंटर ऑफ मास का आप बोलिए। अच्छा चलिए लिख लीजिए बच्चों, जो लोग नहीं लिख पाए। सर क्वेश्चन ये है कि मोशन ऑफ मास डिपेंड्स अपॉन एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल फोर्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, यस सर। देखिए इसमें, हाँ देखिए, सेंटर ऑफ मास का जो मोशन होता है ना, जैसे मान लीजिए शुरुआत में वो रेस्ट में है, ठीक है, एक समझाने के लिए ले रहा हूं, शुरुआत में रेस्ट में है, तो इंटरनल फोर्सेस इसके मोशन को नहीं बदल सकते। इंटरनल फोर्सेस इसको चेंज नहीं कर पाएंगे, रेस्ट में ही रहेगा। अगर मूव कर रहा है कुछ 10 मीटर पर सेकेंड से, तो 10 मीटर पर सेकेंड से ही मूव करता रहेगा, इंटरनल फोर्सेस इसके मोशन को नहीं चेंज कर पाएंगे। सेंटर ऑफ मास के मोशन को चेंज करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है केवल एक्सटर्नल फोर्सेस के पास है। तो मेरे हिसाब से बच्चे आपको दोनों सेलेक्ट करने चाहिए कि मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज का कुछ टर्म यूज किया है क्या, कि मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैन चेंज, ऐसा कुछ? डिपेंड्स अपॉन लिखा हुआ है, तो केवल एक्सटर्नल फोर्स। सर अगर वो पहले से मूव कर रहे हैं तो मूव करता रहेगा, पहले तो फोर्सेस भी हो रहे हैं, हाँ तो मोशन तो तब भी हो रहा है। बिल्कुल।
देखिए जो, हाँ बोलिए। बोथ वाला ऑप्शन चूज कर लिया था। अच्छा, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, इंटरनल फोर्सेस, देखिए बेटा इंटरनल फोर्सेस का ना सेंटर ऑफ मास पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डिपेंड्स तो केवल एक्सटर्नल फोर्स पे, क्योंकि इंटरनल कुछ भी उसका चेंज नहीं कर पाएगा। अगर वो मूव कर रहा है तो मूव ही करता रहेगा उसी स्पीड से, रेस्ट पे तो हमेशा रेस्ट पे ही रहेगा। इंटरनल फोर्सेस उसका कुछ भी चेंज नहीं कर पाते। इसलिए अगर मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डिपेंड्स ऑन, मतलब सेंटर ऑफ मास का मोशन किस पे डिपेंड करेगा, तो केवल एक्सटर्नल फोर्स पे। इंटरनल फोर्स उस पे कोई इफेक्ट ही नहीं डालते, एक्चुअली जीरो इफेक्ट। ओके सर। यहाँ पे जो 80 है वो क्लॉकवाइज चलेगा एंटी क्लॉकवाइज? एटीएफ, यस सर। एटीएफ तो ये देखिए इन दोनों का सम है ना, तो 20F भी क्लॉकवाइज है, 60F भी क्लॉकवाइज है, दोनों को जोड़ देंगे तो 80F क्लॉकवाइज। तो सर आपने उधर तो 80 एंटी क्लॉकवाइज बता रखा है, कहाँ पे बता रखा है एटीएफ? डायग्राम ये जो एटीएफ क्लॉकवाइज है इन दोनों का जोड़ के आया है, ठीक है। और ये जो ऊपर वाला है वो 80 और ये 40, तो एंटी क्लॉकवाइज को जोड़ दिया तो 120 हो गया, क्लॉकवाइज दोनों को जोड़ दिया तो 80 हो गया। ये एटीएफ और ये अलग है, ठीक है। ये क्लॉकवाइज का समेशन है, ये एंटी क्लॉकवाइज का समेशन है। ओके सर। अगली हेडिंग डालिए बच्चों, कपल ऑफ फोर्सेस। ठीक है, कपल ऑफ फोर्सेस क्या होता है बच्चों, और क्यों हम लोग इसको अलग से पढ़ रहे हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चों, कोई भी ऑब्जेक्ट है, पहले तो आप समझिए कपल होता क्या है। कपल मतलब फोर्स, दो फोर्सेस, ठीक है, दो फोर्सेस हाँ पेयर में एक्ट करते हैं और उनके मैग्नीट्यूड बराबर होंगे, डायरेक्शंस ऑपोजिट होंगी, ये बच्चों कहलाएंगे कपल ऑफ फोर्सेस, ठीक है। ऐसा तो अगर आप देखिए बच्चों, चूंकि कपल ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, और मैंने आपको बताया कपल ऑफ फोर्सेस के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि दो फोर्सेस एक्ट करने चाहिए, टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। ये बच्चों आपका कपल ऑफ फोर्सेस कहलाएगा। अगर ये कंडीशन है, मैं आपसे पूछूं कि बेटा नेट फोर्स बता दो, कपल ऑफ फोर्सेस में नेट फोर्स कितना होगा, जीरो हो जाएगा। तो बच्चों अगर नेट फोर्स जीरो है तो ट्रांसलेटरी मोशन होगा या नहीं होगा? अगर नेट फोर्स जीरो, नो ट्रांसलेशन, ठीक है। अच्छा, ट्रांसलेशन नहीं होगा। रोटेशन के बारे में क्या कहना है बच्चों? रोटेशन होगा, ठीक है। अच्छा, रोटेशन होगा इसका मतलब कुछ ना कुछ इसके टॉर्क की वैल्यू होगी, ठीक है ना। अब बच्चों इसमें एक ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ध्यान सुनिएगा। इनके बीच की दूरी में कुछ डी ले लेता हूं, ठीक है, कुछ दूरी में डी ले लेता हूं यहां पे, और इनके बीच की दूरी कुछ ऐसी पूरी डी है, दो फोर्सेस उनके बीच की दूरी डी है। तो अगर बच्चों ध्यान से सुनिएगा मेरा स्टेटमेंट, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाले टोटल फोर्सेस का सम जीरो हो जाता है तो टॉर्क फ्री वेक्टर बन जाता है। इफ नेट फोर्स इज जीरो देन टॉर्क बिकम्स फ्री वेक्टर। सर एक सेकेंड, ये पहले फ्री वेक्टर क्या होता है पहले ये बताइए। देखिए, फ्री वेक्टर का मतलब होता है कि अब आप टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करिए, प्लेन में या यूनिवर्स के किसी भी पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करिए, टॉर्क की वैल्यू हमेशा सेम आएगी। जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको सामने दो पॉइंट्स कैलकुलेट करता हूं, मान लीजिए एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी, और एक पॉइंट मान लीजिए मैं ओ ले लेता हूं, जो कि ए से लेते हैं एक्स दूरी पे है, तो यहां से डी माइनस एक्स दूरी पे हो जाएगा, ठीक है। तो दो पॉइंट बच्चों, मैं एक ए ले लेता हूं एक बी ले लेता हूं, ठीक है। तो ए पॉइंट के अबाउट अगर आप टॉर्क निकालिएगा, टॉर्क ऑन दिस रॉड अबाउट पॉइंट ए, ठीक है। तो दो फोर्सेस लग रहे हैं बच्चों, चूंकि ये फोर्स पॉइंट ए से ही पास हो रहा है, तो इस फोर्स का टॉर्क अबाउट पॉइंट ए जीरो हो जाएगा। कारण क्या है बच्चों? इस फोर्स का टॉर्क पॉइंट ए के अबाउट जीरो क्यों हो जाएगा? आर वेक्टर जीरो हो गया, क्योंकि कोई दूरी ही नहीं है ना, खुद फोर्स उसी पॉइंट से पास हो रहा है, तो फिर आर वेक्टर रह ही नहीं जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस रह ही देंगी, तो इसका जीरो हो जाएगा। लेकिन बच्चों अगर आप पॉइंट बी पे जो फोर्स लग रहा है, इससे इसकी दूरी डी है, अगर आप इसका टॉर्क निकालें, है ना, जो इस वाले फोर्स का टॉर्क है वो कितना आ जाएगा बच्चों? फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस एफ इंटू डी, और डायरेक्शन क्या होगा बच्चों? जैसे ये रॉड है,
ये फोर्स इधर लग रहा है तो इस किस तरह किधर ले जा रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज ले जा रहा है। तो बच्चों यानी टॉर्क अबाउट ए जो है वो आ रहा है एफ डी क्लॉकवाइज। कोई डाउट तो नहीं ना बच्चों? ठीक है। अगर आप टॉर्क अबाउट पॉइंट बी निकालिए, ध्यान से देखिए बच्चों, टॉर्क अबाउट पॉइंट बी, तो चूंकि ये फोर्स पॉइंट बी से ही पास हो रहा है तो इस फोर्स का टॉर्क पॉइंट बी के अबाउट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब इस फोर्स का, ए वाले का फोर्स का जो टॉर्क निकालेंगे तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एफ डी हो जाएगा। और डायरेक्शन थोड़ा देखिएगा बच्चों, पॉइंट बी के अबाउट फोर्स कुछ इस तरह से लग रहा है, तो पॉइंट की बी के अबाउट ये किधर ले जा रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। तो ये भी बच्चों देखिए एफ डी मैग्नीट्यूड, अगर टॉर्क अबाउट पॉइंट बी भी देखेंगे तो मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी क्लॉकवाइज है ना? तो फोर्स यानी टॉर्क का मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों सेम। इसका मतलब बच्चों अब ये ओ के अबाउट भी निकालेंगे तो सेम ही आएगा। अगर आप टॉर्क अबाउट ओ भी निकालेंगे तो आप चाहे तो निकाल के देखिएगा, वैल्यू सेम आएगी एफ डी क्लॉकवाइज। ठीक है। तो कहने का मतलब है अगर किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाले फोर्सेस का सम 0 हो जाएगा तो टॉर्क फ्री वेक्टर बन जाता है। मतलब कहने का जो भी टॉर्क आप निकालो, किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालो, ए के अबाउट निकालो, बी ओ के अबाउट निकालो, बी के अबाउट निकालो, यहां पे कोई पॉइंट ले लो, सी के अबाउट निकालो, यहां पे कोई पॉइंट ले लो, डी के अबाउट निकालिए, हर पॉइंट के अबाउट टॉर्क की वैल्यू सेम आती है। मैंने अभी इससे पहले डिस्कशन में आपको क्या बताया कि बेटा देखिए जो टॉर्क होगा वो किसी पॉइंट के अबाउट डिफाइन होता है, तो टॉर्क अबाउट अ पॉइंट डिफाइन है, तो अगर मैं पॉइंट चेंज करूंगा तो टॉर्क की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। क्योंकि मान लीजिए अभी इस पॉइंट के अबाउट निकाल रहा हूं तो आर क्रॉस एफ है, अगर इस पॉइंट के अबाउट निकालूंगा तो टॉर्क की वैल्यू अलग हो जाएगी। मानते हो बेटा? ठीक है। लेकिन अगर किसी सिस्टम में लगने वाले फोर्सेस का सम 0 है तो फिर आप टॉर्क किसी भी वेक्टर के अबाउट निकालिए। अगर किसी सिस्टम पे लगने वाले फोर्सेस का सम 0 है तो फिर आप टॉर्क किसी भी सिस्टम के अबाउट निकालिए, किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालिए, टॉर्क की वैल्यू हमेशा सेम आएगी। बिकॉज हम इसको बोलते हैं बच्चों टेक्निकल टर्म में कि टॉर्क बिकम्स फ्री वेक्टर। टॉर्क फ्री वेक्टर हो गया है, अब किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क की वैल्यू निकालिए सेम आएगी। ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ट्रांसलेशन तो नहीं होगा क्योंकि नेट फोर्स 0, लेकिन रोटेशन होगा। रोटेशन क्यों होगा? क्योंकि टॉर्क की वैल्यू है एफ डी क्लॉकवाइज, इसलिए रोटेशन होगा। ठीक है। नोट कर लीजिए बच्चों ये सारा डिस्कशन कपल ऑफ फोर्सेस के बारे में। तो पहले कपल ऑफ फोर्सेस होते क्या है वो आपको लिखना है। उन कपल ऑफ फोर्सेस में से नेट फोर्स 0 होता है, इस वजह से टॉर्क फ्री वेक्टर बन जाता है। फ्री वेक्टर क्या होता है वो भी लिखिएगा। कपल ऑफ फोर्सेस में कोई ट्रांसलेशन नहीं होगा, रोटेशन होगा। सारी चीजें नोट कर लीजिए। टॉर्क की वैल्यू हाँ इस बात पे डिपेंड करती है कि आपने पॉइंट कहां लिया हुआ है, बिल्कुल किस पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क निकाल रहे हैं। लेकिन इस केस में नहीं डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि नेट फोर्स 0 हो गया है, आप किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालिए सेम वैल्यू आएगी। जनरली अगर ये नॉन जीरो है, नेट फोर्स 0 नहीं है, तो फिर टॉर्क जो है वो हर एक पॉइंट के अबाउट अलग अलग आएगा। ठीक है सर। अगर फोर्सेस एक ही साइड से तो नेट फोर्स 0 होगा। फोर्सेस अगर एक ही साइड में तो कैसे नेट 0 हो जाएगा? हाँ यस सर, हो गया। ठीक। बाकी लोग भी बच्चों नोट कर लीजिए, सब चीजें लिखना है बच्चों। ठीक है। लिख लीजिए भाई जिनका बच गया है। बच्चों फ्री वेक्टर का मतलब लिख लीजिएगा कि फ्री वेक्टर का मतलब होता है किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क की वैल्यू निकालेंगे सेम आएगी। ये केवल इसी के लिए ट्रू है। ठीक है। हर जगह ट्रू नहीं होगा। ये केवल इसी कंडीशन के लिए ट्रू है कि जब नेट फोर्स 0 हो जाएगा तो टॉर्क फ्री वेक्टर बन जाएगा। अब बच्चों जब कपल एक्ट करता है
तो जो टॉर्क की वैल्यू होती है वो होती है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के लाइन ऑफ एक्शन के बीच की जो दूरी होती है इनटू कितने फोर्सेस लग रहे हैं। तो जैसे F लग रहा है, उन दोनों के बीच की दूरी D है, तो F इंटू D आ जाएगा टॉर्क। बच्चों कोई ऐसा एग्जांपल आपके दिमाग में आ रहा हो डे टू डे लाइफ में जहां पे कपल एक्ट करता हो? हम्म। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है। और कोई बच्चों एग्जांपल? एक तो डायपोल हो गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, डे टू डे लाइफ में कोई एग्जांपल? डोर को बंद करते हैं बंद हो जाता है। डोर को बंद करते हैं, ठीक है, ओके, सही है, बिल्कुल सही है। क्योंकि जब डोर को आप ओपन करते हैं तो हिंज उतना ही बराबर फोर्स लगाती है। बिल्कुल, डोर का ओपनिंग हो गया कपल ऑफ फोर्स का एग्जांपल। बच्चों कोई ढक्कन आप खोलते हैं, है ना, किसी बॉटल का आप कैप निकालते हैं तो आप अपने जो फर्स्ट फिंगर है और जो थंब है उससे फोर्स लगाते हैं, वो भी एक कपल ऑफ फोर्स का एग्जांपल है। तो वहां रोटेशन नहीं हो रहा है, मतलब ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है, रोटेशन हो रहा है। बच्चों एक सवाल लेता हूं, थोड़ा सा बताइएगा। इफेक्ट ऑफ कपल इज? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी प्योरली लीनियर मोशन। गलत हो जाएगा बच्चों। प्योरली लीनियर मोशन ये क्यों गलत है, कारण बताइए इसका जरा। एफ नेट जीरो होता है, प्योरली रोटेशनल मोशन होगा। लीनियर एंड रोटेशनल मोशन गलत हो गया, नो मोशन गलत हो गया। ठीक है, एक और बच्चों इस पे मेरा सवाल है, मैं देखता हूं अगर मिल जाएगा तो। ठीक है, मैं बनाता हूं। बच्चों एक चीज आप जरा ध्यान से समझिए, मैं दो स्टेटमेंट लिख रहा हूं, आप बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, गलत है, दोनों गलत है, दोनों सही है। दो स्टेटमेंट लिख रहा हूं। इफ एफ नेट इज जीरो इट मीन्स टाउ नेट इज जीरो। दूसरा स्टेटमेंट, इफ टाउ नेट इज जीरो इट मीन्स एफ नेट इज जीरो। क्या लगता है बच्चों आपको अच्छा, तो आप सबको ये कॉमन लग रहा है कि पहला वाला तो फॉल्स ही है, राइट? ठीक है, पहला वाला गलत है बच्चों। अभी हमने देखा कि एफ नेट जीरो होने पे भी टाउ नेट जो है नॉन जीरो आता है, जैसे कपल ऑफ फोर्सेस इसका एग्जांपल है। तो बिल्कुल सही बात है, पहला वाला स्टेटमेंट एकदम गलत है। दूसरे वाले स्टेटमेंट के बारे में बच्चों क्या कहना है आपको? कि टाउ नेट जीरो होने का मतलब है कि एफ नेट भी जीरो होगा। क्या कहते हो बच्चों? कोई आप एग्जांपल देना चाहेंगे इसको गलत प्रूव करने के लिए? सर ट्रांसलेशन मोशन जो होता है एफ नेट जीरो नहीं होती, लेकिन रोटेशन नहीं होता तो टाउ नेट जीरो हो जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आप कोई भी रॉड ले लीजिए बेटा, इधर रॉड पे इधर फोर्स लगा दीजिए F और इधर फोर्स लगा दीजिए 4F। अब बताओ बेटा इसमें नेट फोर्स जीरो है क्या? बताओ, नेट फोर्स जीरो है, नॉन जीरो है? नॉन जीरो है। क्या ये रोटेट करेगी क्या रॉड? एक ही लाइन पे फोर्सेस लग रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं, तो रोटेट नहीं करेगी, ट्रांसलेट करेगी। तो यहां पे बच्चों देखिए, नेट फोर्स जो है वो नॉन जीरो है, लेकिन टॉर्क जो है वो जीरो है। ठीक है, तो नेट फोर्स नॉन जीरो है, टॉर्क जीरो हो गया। तो ऐसा कहना कि टाउ नेट जीरो है तो फोर्स को जीरो होना ही पड़ेगा, गड़बड़ हो गया। देखिए यहां पे टॉर्क जीरो है लेकिन फोर्स नॉन जीरो है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। लिख लीजिए बच्चों दोनों एग्जांपल। एफ नेट जीरो टाउ जीरो गलत है स्टेटमेंट, कपल ऑफ फोर्सेस इसका एग्जांपल है। टाउ नेट जीरो का मतलब एफ नेट जीरो, ये भी स्टेटमेंट गलत है, उसका एग्जांपल ये रॉड ड्रॉ करके आप लिख लीजिए। हाँ बिल्कुल, एफ नेट जीरो बराबर टॉर्क नेट जीरो, ये गलत है स्टेटमेंट, बिल्कुल गलत है। ठीक है सर। हम्म, ये देखो यही तो लिखा है, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे ही तो लिखे हैं। एफ नेट जीरो का मतलब टॉर्क नेट जीरो, ये स्टेटमेंट गलत है। बच्चों इसी में एफ नेट जीरो बराबर, एफ नेट जीरो
then tau net may be 0, f net 0, then tau net may be 0, ऑलवेज 0 नहीं बोल रहा है बच्चों, मे बी बोल दिया है, tau net may be 0। फिर क्या बोलेंगे आप लोग? ये सही हो सकता है बच्चों, है ना, कि एफ नेट 0 है तो टाउ नेट हो सकता है 0 हो जाए, ये पॉसिबल हो सकता है बच्चों। इसका एग्जांपल आप ऐसे सोच सकते हैं ना कि एफ नेट 0 है, मतलब ऐसे फोर्स लगा दीजिए, ठीक है, एफ नेट 0 है, हाँ, दोनों साइड एफ लगा दीजिए तो एफ नेट 0 है और टाउ नेट भी 0 है, तो ये सही हो सकता है, ये ट्रू हो जाएगा। ओके सर। ठीक बच्चों, हाँ, नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए बच्चों इक्विलिब्रियम। सर एग्जाम में ये क्या करोगे ना? कहां तक? थोड़ा सा बच गया है बैठ। टॉर्क तक ही मोस्ट प्रोबेबली आएगा, थोड़ा सा एक टॉपलिंग छोटा सा और है, इक्विलिब्रियम के बाद टॉपलिंग पढ़ा देंगे वहां तक। सर आज बच्चा का फिनिश देखिए, फोर्स वाला रहेगा। मैंने देखा तो नहीं बच्चों पेपर, लेकिन आप आज का जितना सिलेबस है ना मोस्टली उतना ही है, मतलब उसके अलावा कुछ नहीं, तो आज जितना मैं पढ़ा रहा हूँ। आज ही हो जाएगा? नहीं, आज नहीं हो पाएगा टॉपलिंग। हाँ सर, ये सेकंड वाले स्टेटमेंट में एफ नेट 0 है और नीचे जो आपने नोट बनाया इसमें एफ नेट नॉन 0 है। हाँ, तो एक्चुअली मैं आपको एग्जांपल दे रहा था। देखिए स्टेटमेंट का क्या मतलब है, प्लीज कंफ्यूज मत होइए। स्टेटमेंट का मतलब है अगर टॉर्क 0 हुआ तो फोर्स 0 होगा ही होगा, ये स्टेटमेंट कह रहा है। तो मैं कह रहा हूं कि ये स्टेटमेंट सही नहीं है, स्टेटमेंट गलत है। कारण क्या है उसका? कारण ये देखिए, यहाँ पे टाउ 0 है लेकिन फोर्स नॉन 0 है ना, तो इसको गलत कर दिया स्टेटमेंट। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। आइए बच्चों, हाँ बोलिए। सर आपने सर पहला स्टेटमेंट लगाया एफ नेट 0 टाउ नेट, सर ये ऑलवेज की कंडीशन है। हाँ, अगर सवाल में ऐसा बोलता है कि, ध्यान सुनिएगा स्टेटमेंट, सवाल कह रहा है इफ नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज 0 इट मींस टाउ नेट विल ऑलवेज बी 0। मे भी नहीं बोल रहा है, ऑलवेज बोल रहा है, तो ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, क्योंकि इसको गलत करने के लिए कौन है? कपल ऑफ फोर्सेस। कपल ऑफ फोर्सेस में एफ नेट 0 होता है, एफ नेट 0 होता है लेकिन टॉर्क नॉन 0 होता है कपल ऑफ फोर्सेस में, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, है ना। यस सर, थैंक यू सर। आइए बच्चों, इक्विलिब्रियम के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, बढ़िया सवाल बनते हैं यार इक्विलिब्रियम से, ठीक है। तो मैं आपको एक एक स्टेप समझाऊंगा, आपको सीखना पड़ेगा, फिर हम लोग कुछ प्रैक्टिस के लिए सवाल करेंगे। इक्विलिब्रियम का मतलब बच्चों, जब इक्विलिब्रियम बोला जाता है तो इससे पहले जब हम लोगों ने इक्विलिब्रियम पढ़ा था न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, तब हम लोगों ने चूंकि टॉर्क के बारे में डिस्कशन नहीं किया था, तो हम केवल और केवल ऑब्जेक्ट के ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम की बात कर रहे थे, जहां पे हम कह रहे थे कि एफ नेट जो है 0 होगा तो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होगा। क्योंकि अब टॉर्क पढ़ लिया है, ठीक है, तो आपको एफ नेट के साथ साथ इस चीज का भी ध्यान रखना होगा कि टाउ नेट 0 हो, ठीक है। तो एफ नेट 0 और टाउ नेट 0 दोनों करेंगे तब जाके हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो इक्विलिब्रियम का मतलब बच्चों ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम दोनों का ध्यान रखना है। जब आप एफ नेट बराबर 0 करेंगे तो आप ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, और जब आप टाउ नेट 0 करेंगे तो आप रोटेटरी इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, ठीक है। तो जैसे मैं आपसे कहूं कि कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, उसका मतलब है ना उसमें ट्रांसलेशन हो रहा है ना उसमें रोटेशन हो रहा है। जब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पढ़ रहे थे तो हम केवल इस चीज की फिक्र कर रहे थे कि एफ नेट 0 होना चाहिए। सर रोटेशन की बात क्यों नहीं कर रहे थे वहां पे? कारण उसका यह था कि उस समय बच्चों हम केवल पार्टिकल मानते थे ना, हम ऐसा मानते थे कि ऑब्जेक्ट मतलब एक पार्टिकल। आप जो है सिस्टम ऑफ पार्टिकल पढ़ रहे हैं, सेंटर ऑफ मास पढ़ा, एक से ज्यादा पार्टिकल, तो अब सिस्टम ऑफ पार्टिकल है तो उसके रोटेशन का भी ध्यान देना होगा। तो हमें नेट फोर्स 0 करना होगा और नेट टॉर्क भी 0 करना पड़ेगा। जैसे बच्चों मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उससे आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी आएगी। जैसे बच्चों मान लीजिए ये रॉड है, ठीक है, ये रॉड कुछ इस तरह से गिवन है, इस रॉड पे फोर्सेस लग रहे हैं। कैसे लग रहे हैं फोर्सेस, मैं थोड़ा सा बताता हूं। एक फोर्स आपका ऐसे लग रहा है F
मान लेते हैं बच्चों 100 न्यूटन, एक फोर्स यहां लग रहा है, मान लेते हैं 40 न्यूटन, ठीक है। और आपसे पूछा गया है कि सवाल में पूछा गया है कि बताइए कितना फोर्स लगाएं और कहां पे लगाएं, ठीक है। कितना फोर्स लगाना है रॉड पे और कहां पे लगाना है, सच दैट रॉड रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। कितना फोर्स लगाएं और कहां पे लगाएं, सच दैट रॉड इज इन इक्विलिब्रियम। बहुत ध्यान सुनिएगा बच्चों, है ना। एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो इसके बहुत वेरिएशंस आएंगे, मैं कोशिश करूंगा कि सारे वेरिएशन के एक क्वेश्चन ले लूं, फिर भी इसको आप समझेंगे तो आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो सवाल में दिया गया कि एक रॉड है और रॉड पे कुछ फोर्सेस लग रहा है 40 न्यूटन 100 न्यूटन। सवाल में हमसे पूछ दिया गया है कि बताइए इस रॉड को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए कितना फोर्स लगाएं और कहां पे लगाएं सच दैट रॉड इक्विलिब्रियम में आ जाए, ठीक है। भाई ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास पता है, ये 40 न्यूटन मान लीजिए 2 मीटर है और रॉड की जो लेंथ है वो 4 मीटर है, ठीक है। और ये मान लीजिए पॉइंट O है बच्चों, लेकिन पॉइंट O हिंज नहीं है, कोई हिंज नहीं है, रॉड फ्री है ना। हमें बस बताना है कितना फोर्स लगाएं और कहां पे लगाएं सच दैट रॉड स्टेशनरी रहे, रॉड मूव ना करे, ठीक है। मतलब इक्विलिब्रियम में रहे, ना रोटेट हो ना ट्रांसलेट हो। तो जब भी बच्चों इस तरह के सवाल आए तो आप क्या करिए, पहले एक्स और वाई डायरेक्शन के फोर्सेस लिख लीजिए। जैसे ये 100 न्यूटन है, मैं इसकी डायरेक्शन भी थोड़ा सा आपको बताता हूं किस एंगल पे लग रहा है, 53 डिग्री मान लेते हैं। तो जो इसके अगर आप कंपोनेंट्स लेंगे इस फोर्सेस के, यानी 100 न्यूटन के कंपोनेंट लेंगे तो एक आएगा अलोंग द रॉड और एक आएगा परपेंडिकुलर टू द रॉड। अलोंग द रॉड जो आएगा बच्चों 60 न्यूटन हो जाएगा और परपेंडिकुलर टू द रॉड जो आएगा वो 80 न्यूटन आएगा। सर 60 न्यूटन कैसे, 100 cos 53 और 100 sin 53 और ये 40 न्यूटन। तो जब भी आपको जैसे बच्चों सवाल आए तो आप पहले एक्स डायरेक्शन के फोर्सेस और वाई डायरेक्शन के फोर्सेस लिख लीजिए। अब जैसे इस रॉड में अगर मैं लिखूं कि एक्स डायरेक्शन में टोटल फोर्सेस कितने लग रहे हैं, जौनपुर पाठशाला शायद माइक आपकी फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है, बंद कर लीजिए। तो 100 cos 53 60 न्यूटन, 100 sin 53 80 न्यूटन। तो आप एक्स एक्सिस में लगने वाले फोर्सेस को देखेंगे बच्चों, तो एक्स एक्सिस में केवल एक फोर्स लग रहा है 60 न्यूटन, ठीक है। और वाई एक्सिस पे लगने वाले फोर्सेस का सम करेंगे बच्चों, बता सकते हो क्या वाई एक्सिस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, 40 नीचे 80 ऊपर, 40 न्यूटन, हाँ प्लस 40 है ना, 40 न्यूटन प्लस जे कैप और ये 60 न्यूटन है प्लस आई कैप। किसी को डाउट तो नहीं बच्चों, समेशन ऑफ एक्स एक्सिस के फोर्सेस, समेशन ऑफ वाई एक्सिस के फोर्सेस। अब आप चाहते हो कि ये रॉड इक्विलिब्रियम में रहे, तो इक्विलिब्रियम के लिए बच्चों दो कंडीशन है कि समेशन ऑफ टोटल फोर्स एफ नेट 0 होना चाहिए ताकि ट्रांसलेशन ना हो पाए, एफ नेट जो है 0 होना चाहिए ट्रांसलेशन रोकने के लिए, और टाउ नेट 0 होना चाहिए रोटेशन को रोकने के लिए, ठीक है। चलिए तो बच्चों मुझे एक थोड़ा सोच के बताओ कि मैं एफ नेट 0 करने के लिए कितना फोर्स लगाऊं कि एफ नेट 0 हो जाए। क्या करना चाहिए बच्चों कि मुझे एफ नेट 0 हो जाए, नेट फोर्स 0 हो जाए इस रॉड पे, क्या करना चाहिए, कितने फोर्सेस लगा सकते हैं कि एफ नेट 0 हो जाए, बताओ। ध्यान से सुन लो बच्चों, बिल्कुल सही जवाब है। आपको कितना फोर्स लगाना चाहिए कि आप इसका ट्रांसलेशन रोक पाओ, तो चूंकि जो पहले से फोर्स प्रेजेंट थे उसका एक्स कंपोनेंट 60 आई है, तो आपको लगाना चाहिए 60 माइनस आई कैप ताकि आप एक्स डायरेक्शन के फोर्स को न्यूट्रलाइज कर पाए। बोलिए ठीक है ना। इसके साथ साथ चूंकि ये 40 जे कैप है, तो जो आप फोर्स लगाओगे 40 वो होगा माइनस जे कैप। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? तो अगर आपने इतना फोर्स लगा दिया मतलब माइनस 60 आई कैप और माइनस 40 जे कैप, तो ये रॉड रुक जाएगी, रेस्ट पे रह जाएगी, ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों आप सभी को? ठीक, मैं थोड़ा सा स्लाइड बदल रहा हूं, मैं वापस से बैक करके आपको सारी चीजें दिखा दूंगा। तो एक चीज तो समझ में आ गई ट्रांसलेटरी मोशन को 0 करके कि हमें फोर्स कितना लगाना पड़ेगा वो हमें समझ में आ गया, ठीक है। तो जैसे यहां पे 40 न्यूटन लग रहा था और ये 2 मीटर थी दूरी और ये 4 मीटर पे था, ठीक है, 100 न्यूटन। तो हमारा जो फोर्स हमको लगाना है वो आएगा माइनस 60 आई कैप और माइनस 40 जे कैप। मतलब जो भी आपने फोर्स लगाया बच्चों उसकी वैल्यू इतनी होगी, माइनस 60 माइनस 40, ठीक है। अब दूसरा सवाल पूछा गया था कहां पे लगाएं, तो हमें नहीं पता कहां पे लगाया है।
हम एक बात अज्यूम कर लेते हैं कि ऐसा मान लेते हैं कि O पॉइंट से X दूरी पे हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। पॉइंट O ये है, हमें नहीं पता कहां पे लगाना है, पॉइंट O से X दूरी पे लगा रहे हैं फोर्स, ठीक है। और फोर्स कितना है ये वैल्यू हमें पता है कि -60 I कैप लगाना है, -60 I कैप लगाना है और -40 J कैप लगाना है, ये हमें पता है। पर कितनी दूरी पे लगाना है ये नहीं पता, ठीक है। तो कितनी दूरी पे लगाना है बच्चों, इसका जवाब देगा टॉर्क। क्योंकि अगर आप रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी मेंटेन करना चाहते हो तो आप लिखोगे कि जो है नेट टॉर्क की वैल्यू भी 0 होना चाहिए। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, दोनों जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं सबके टॉर्क लिखेंगे और सबको 0 के बराबर कर देंगे। ध्यान सुनिएगा बच्चों, तो 100 न्यूटन के दो कंपोनेंट लेंगे, इधर 60 आया था और इधर 80 आया था, बिल्कुल। अब बच्चों मुझे बता दो 60 का कोई टॉर्क आएगा क्या, 60 न्यूटन का पॉइंट O के अबाउट 60 न्यूटन नहीं आएगा, क्योंकि ये 60 न्यूटन तो रॉड की लेंथ को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और देखिए बच्चों अगर तो ये जो है ना, इसका लाइन ऑफ एक्शन O से ही पास हो रहा है, तो जिन फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन उस पॉइंट से पास होता है उनका टॉर्क 0 रहता है। तो 60 न्यूटन का कोई टॉर्क नहीं आएगा। बेटा 80 न्यूटन का टॉर्क आएगा क्या, 80 न्यूटन का, और कितनी वैल्यू होगी 80 इंटू 4, फोर्स 80 है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 80 न्यूटन, ऐसे घुमा रहा है बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज तो मैं प्लस लिख देता हूं एंटी क्लॉकवाइज। अब 40 न्यूटन लग रहा है बच्चों 2 मीटर की दूरी पे, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 40, और चूंकि 2 मीटर की दूरी पे तो 40 इंटू 2, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, नीचे की तरफ लग रहा है क्लॉकवाइज, तो बेटा ये मैं माइनस लिख देता हूं, ठीक है। अब 60 आई कैप लग रहा है, 40 जे कैप लग रहा है, इनमें से बता दो किसका टॉर्क 0 होगा, कोई टॉर्क, कौन इनमें से टॉर्क नहीं पड़े, 60 का कोई टॉर्क नहीं होगा बच्चों, क्योंकि 60 तो O के अलॉन्ग लग रहा है, रोटेशन की जिम्मेदारी 40 की है, और 40 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, 40 क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज तो बच्चों फिर माइनस रखेंगे, और 40 इंटू एक्स मुझे दूरी नहीं पता है, बोलिए ठीक है। अब इन सबको जोड़ के बच्चों कितना आना चाहिए मेरा टॉर्क का वैल्यू, अगर सबको जोड़ दो 0। 0 क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्या कारण है, नेट टॉर्क 0, रोटेशन नहीं चाहते, इक्विलिब्रियम चाहते हैं ना। जोड़ दीजिए बच्चों, तो ये हो जाएगा 320 माइनस 80 माइनस 40x, बोलिए ठीक है ना बच्चों, सही है, बराबर 0, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये 40x बराबर 320 में से 80 घटाएंगे बच्चों तो कितना बचेगा तुम्हारे पास, 140 बचेगा ना, सॉरी 240 बचेगा, सॉरी 240 बचेगा, और कैंसिल कर दीजिए इसको, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 6 मीटर, ठीक है। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा, x की वैल्यू 6 मीटर आ रही है, और देखिए मैंने रॉड को आपको कितना बोला बच्चों, रॉड की लेंथ 4 ही मीटर दी है, और x की वैल्यू आ रही है 6 मीटर, ठीक है। तो अगर ये सिचुएशन है, ध्यान सुनिएगा कि ऐसी सिचुएशन है कि फोर्सेस कुछ इस तरह से लग रहे हैं, रॉड की लेंथ 4 मीटर है, मैंने सबको सिंप्लीफाई किया तो मेरे x की वैल्यू 6 मीटर आ रही है। इसका मतलब अगर आप रॉड को रोटेशन से रोकना चाहते हो तो ये जो फोर्स आपने लगाया है, देखिए इतना आप फोर्स लगा देंगे तो ट्रांसलेशन तो नहीं होगा, लेकिन 6 मीटर में आपको फोर्स लगाना पड़ेगा इसके रोटेशन को रोकने के लिए, ठीक है। लेकिन रॉड की लेंथ कितनी बच्चों, 4 मीटर है ना, रॉड की लेंथ 4 मीटर है, डिमांड है 6 मीटर, अगर आप रोटेशन रोकना चाहते हो तो रॉड तो 4 ही मीटर है, 6 मीटर पे तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इन गिवन फोर्सेस के लिए रोटेशन नहीं रुकेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए टॉर्क आपने शुरू किया, x की वैल्यू 6 मीटर आ गई, अब रॉड की जो लेंथ ही है वो 4 मीटर है। अगर ऐसा सिनेरियो होता, मान लीजिए मैं सवाल बनाता और ऐसा सिनेरियो ले लेता कि रॉड की लेंथ 10 मीटर है, ठीक है, रॉड की लेंथ 10 मीटर है, 2 मीटर पे एक फोर्स लग रहा है 40 न्यूटन नीचे की तरफ, ठीक है, और यहां पे 100 न्यूटन कुछ इस तरह से लग रहा है 4 मीटर की दूरी पे, ठीक है। तो 6 मीटर की दूरी पे आप 60 और 40 लगा देते, 6 मीटर की दूरी पे 60 और 40, तो ये रुक जाता। लेकिन चूंकि रॉड की टोटल लेंथ ही 4 मीटर है और दूरी 6 मीटर आ रहा है, मतलब इस गिवन रॉड के लिए रोटेशन रुकना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम इसको रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं ला पाएंगे, ठीक है। अगर रॉड की लेंथ पूरी होती 10 मीटर तो फिर ये 6 मीटर पे फोर्स लगा के हम उसको रोक सकते थे, लेकिन चूंकि फोर्स 6 मीटर आ रहा है, रॉड की गिवन लेंथ ही 4 मीटर है, इसलिए इसको रोटेशन से रोक नहीं पाएंगे। रोटेशन हो जाएगा, ट्रांसलेशन से रोक पाएंगे, क्योंकि 60 और 40 आप लगा दीजिए कहीं पे भी ट्रांसलेशन नहीं होगा, लेकिन
रोटेशन रोकना चाहते हैं तो आपको 6 मीटर पे ये फोर्स लगाना चाहिए, जो कि अवेलेबल लेंथ नहीं है, इसलिए रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं रोक पाएंगे। नहीं तो आपको रॉड की लेंथ कम से कम 6 मीटर रखनी पड़ेगी और 6 मीटर फिर ये फोर्स लगाने पड़ेंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये बच्चों, फिर से मैं सम अप करता हूं एक बार टॉपिक। कभी भी इक्विलिब्रियम की बात हो तो दो कंडीशन आपको ध्यान रखना है, एट एफ नेट 0 हो और टाउ नेट 0 हो। आपको हर सवाल में एफ नेट 0 और टाउ नेट 0 करना पड़ेगा वैल्यूज निकालने के लिए। तो एफ नेट 0 करने का क्या तरीका, आप एफ एक्स, सारे एक्स एक्सिस के फोर्सेस लिख दीजिए, सारे वाई एक्सिस के फोर्सेस लिख दीजिए, जोड़ दीजिए। अगर आप उसका ट्रांसलेशन रोकना चाहते हो, जैसे मेरे एफ एक्स जो वैल्यू आई वो 60 आई, तो मैंने जो अपने एंड से फोर्स लगा दिया वो -60 लगा दिया, वाई डायरेक्शन की फोर्सेस 40 आई, मैंने अपने एंड से जो फोर्स लगा दिया वो -40 लगा दिया। तो मेरा जो फोर्स लगेगा ट्रांसलेशन रोकने के लिए -60 आई -40 जे। तो इससे ये वाला सॉल्व हो गया। लेकिन कहां पे लगाएं कि रॉड इक्विलिब्रियम पे रहे, तो कहां पे, वेयर वी नीड टू अप्लाई फोर्स, उसके लिए बच्चों आपको टॉर्क 0 करना पड़ेगा। तो टॉर्क 0 करने के लिए जितने फोर्सेस लग रहे थे सबके टॉर्क लिखे और उसको 0 के बराबर कर दिया। जब इसको सिंप्लीफाई किया तो एक्स की वैल्यू 6 मीटर आई। इसका कहने का मतलब है कि अगर आप इस रॉड के रोटेशन को रोकना चाहते हैं तो इतना फोर्स लगाइए और ओ से 6 मीटर की दूरी पे लगाइए। ठीक है, इतना फोर्स लगाना है आपको और ओ से 6 मीटर की दूरी पे लगाना है। अगर मेरे रॉड की लेंथ 6 मीटर से ज्यादा है, रॉड की लेंथ 6 मीटर ज्यादा है, तो मैं 6 मीटर पे इतना फोर्स लगा के रोटेशन रोक लूंगा। अगर 6 मीटर से कम है रॉड की लेंथ तो फिर उसका रोटेशन नहीं रुक पाएगा। ठीक है, तो ये पूरा डिस्कशन है, आप ये नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद अगली स्लाइड दिखाता हूं, वो नोट कर लीजिए। किसी कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। कोशिश करते हैं बेटा, एक तो हो ही जाएगी डिस्कस, एक या दो कर लीजिए जल्दी से, फिर डिस्कशन करते हैं। नोट करिए बच्चों, इस पे एक सवाल दूंगा आपके होमवर्क के लिए, फिर उसी को डिस्कशन कर लेंगे कल। हाँ सर यहाँ पर इक्वल 40 मीटर प्लस जे है। ये सर माइनस में नहीं होगा? माइनस में क्यों होगा बेटा, 40 नीचे की तरफ है, 80 ऊपर है, तो इन दोनों को निकालोगे तो नेट फोर्स 80 ऊपर, वो सॉरी 40 ऊपर की तरफ आएगा ना। ये हमारा अप्लाइड फोर्स है, तो हम इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए फिर -40 लगा देंगे। बच्चों अगली स्लाइड लगाऊं, लिखिए 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 लिखिए। हाँ हाँ ठीक। नहीं देखिए, हाँ ठीक ठीक, ओके ओके, एक सेकंड बच्चों, एक बच्चे ने डाउट पूछा। देखिए, आप अगर ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम मेंटेन करना चाहेंगे ना तो फोर्स इतना ही लगाना पड़ेगा। अगर आप इससे कुछ ऊपर नीचे फोर्स लगाते हैं, मान लीजिए आप कहते हैं कि सर मैं इसको 60 की जगह ना 70 कर देता हूं, तो फिर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम बिगड़ जाएगा। इसको 40 से आप 20 कर देंगे, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो इस दोनों में चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इन दोनों में जैसे आप चेंज करेंगे एफ नेट नॉन जीरो हो जाएगा, ट्रांसलेशन बिगड़ जाएगा। तो इन दोनों में बिना चेंज किए आप टॉर्क को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, दूरी बढ़ा के, है ना। तो इस वजह से डिस्टेंस बढ़ा लेंगे। फोर्स जे कैप में, हाँ आई और जे, अच्छा ऐसे कह रहे हो आप, इधर 80 लगा दें और इधर 40 लगा दें, ऐसे बोल रहे हैं आप? हाँ, अगर आप ऐसे इधर 80 इधर 40, उसकी दो वजह है, फिर आपको दो फोर्सेस लगाने पड़ेंगे, तो यहां लगाना पड़ेगा तो यहां लगाना पड़ेगा। सवाल में एक ही फोर्स पूछा, पहला कारण। दूसरा कारण, आप इधर 80 लगा देंगे इधर 40 लगा लेंगे, तो आप इन दोनों को तो बैलेंस कर लेंगे, 60 को कैसे बैलेंस कर पाएंगे?
ठीक है, फिर तीसरा लगाना पड़ेगा 60 भी इधर। हाँ, पर उसे ट्रांसलेशन हो जाएगा ना, हमें दोनों चाहिए, कुछ भी नहीं हो, ना रोटेशन ना ट्रांसलेशन। सर आपने कहा इम्पॉसिबल है, नहीं, एक से ज्यादा लगा के तो रोक ही सकते हैं। सर फिर इस क्वेश्चन में कौन सा देखने हुआ? क्या बोल रहे हैं आप? इस क्वेश्चन में कौन सा देखने हुआ अगर आपने कहा कि इसमें दोनों नीचे लगा दीजिए, तो लाइट चेंज कर दो। हाँ, फिर से बोलिए बेटा, मैं नहीं समझ पाया, आप क्या कह रहे थे? सर आपने अभी कहा कि इसमें ट्रांसलेटरी और रोटेटरी दोनों नहीं होगा, तो इसमें कौन सा होगा? ट्रांसलेटरी रोटेटरी नहीं होगा तो नहीं होगा, दोनों नहीं होंगे तो इक्विलिब्रियम में होगा ना। ट्रांसलेटरी और रोटेटरी नहीं होंगे तो इक्विलिब्रियम में होगा। ऐसे सर अरे बेटा, कोई ऑब्जेक्ट को आप इक्विलिब्रियम में कब बोलोगे? जब उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही, ना ट्रांसलेशन हो रहा है ना रोटेशन, ना जा रही है ना घूम रही है, तभी तो बोलोगे। यस सर। वही तो इक्विलिब्रियम होता है, तो दोनों को रोकना होगा ना। ओके सर। बच्चों अपने नोट्स में, आपके नोट्स में मैं आपकी क्लास के लास्ट में होमवर्क का एक क्वेश्चन लिख दूंगा जो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होगा, बिल्कुल सेम स्टेटमेंट होगा, हर चीज सेम होगी और वैसे ही आपको सॉल्व करना है। बस मैं, जैसे मैंने एग्जांपल में 2 फोर्सेस लिए थे, 100 न्यूटन और 40 न्यूटन, जो मैं आपको होमवर्क दूंगा उसमें हो सकता है 2 से ज्यादा फोर्सेस हो। एक बार प्लीज अटेम्प्ट करके आइएगा अगली क्लास में। अगली क्लास में इक्विलिब्रियम के और प्रॉब्लम्स करेंगे। चलिए आज के लिए बच्चों इतना है, बोलिए बेटा। बाय सर। बाय बाय। सर इस क्वेश्चन में रोटेटरी मोशन जो है वो स्टॉप मतलब जब 6 मीटर आता है तो एब्सोल्युटली, अगर आपके रॉड की लेंथ 6 मीटर से ऊपर होगी तो रोक लेंगे, 6 मीटर से नीचे तो नहीं रोक पाएंगे। ओके सर। किसी भी केस में नहीं रोक सकते? नहीं नहीं, अगर 6 मीटर से कम है तो नहीं रोक पाएंगे, 6 मीटर से ऊपर होगा लेंथ तो 6 मीटर पे ये वाला फोर्स लगा के रोक लेंगे। ठीक है, ओके सर। का डाउट है, पूछ ले। एक सेकंड बेटा मुझे दे दीजिए, मैं समय, मैंने जो आपको डीपीपी बोला था 3 तक हो गई थी बच्चों, डीपीपी नंबर 4 तो हो ही जाएगी, थोड़ा बहुत समय है हमारे पास। क्या बेटा? एक क्वेश्चन है सर रीजन, बोलिए। इसमें कह रहा है इन इलास्टिक कोलिजन बिटवीन टू बॉडीज द एनर्जी ऑफ ईच बॉडी। सर एक क्वेश्चन में डाउट था सर। एक सेकंड बच्चों, ऐसे मत रैंडमली पूछे, नहीं तो मैं किसी का जवाब नहीं दे पाऊंगा। डीपीपी नंबर 4 आ जाइए, मेरे पास अभी थोड़ा सा समय। हाँ जा सकते, ऐसे रैंडमली नहीं मत पूछिए बेटा, प्लीज मत पूछिए, क्या नहीं तो मैं किसी का आंसर नहीं कर पाऊंगा। डीपीपी नंबर 4। बाय बेटा बाय। क्लास में था क्वेश्चन क्लास के क्वेश्चन में 5 मिनट है बच्चों, डीपीपी नंबर 4 कर लेते हैं, और कोई डाउट है तो आप अगली क्लास में पूछ लीजिएगा। डीपीपी नंबर 4 में 1 से 10 तक कोई समस्या है? 8। बाय बेटा बाय। 8 और सभी डाउट है, चलिए ठीक है, आइए शुरुआत कर लेते हैं। 4 तीसरे में भी है बच्चों, बताना भी पड़ेगा है ना क्या समस्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है बॉडी ऑफ मास 1 kg इनिशियली एट रेस्ट एक्सप्लोड्स एंड ब्रेक्स इनटू 3 फ्रैगमेंट्स, मासेस रेशियो दिया हुआ है, फ्लाई पैरेलली ईच डायरेक्शन 15 मीटर पर सेकंड। तो देखिए बच्चों 1:1:3, तो देखिए हर एक का जो मास हो जाएगा वो 1/5 हो जाएगा। ठीक है, तो और हर एक का जो है स्पीड है वो 15 है। तो बच्चों मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि अगर 2 पहले रेस्ट में था और एक्सप्लोड कर जाता है तीसरे पार्ट में, जो तीसरे पार्ट का मोमेंटम होगा वो √P1² + P2² होगा। तो बेटा P1 और P2 दोनों की वैल्यू दिखी है और तीसरे वाले की स्पीड पूछी है ना, तो आप √P1² + P2² करेंगे तो तीसरे वाले का मोमेंटम का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। हाँ 5 इंटू और फिर स्पीड रख दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। चौथा हो गया, तीसरा हो गया। चौथा पूछा है सवाल में बॉडी ऑफ मास m at rest explodes into 3 pieces, 2 of which are m/4 each thrown off perpendicular in the same direction। बेटा जिन्होंने चौथा पूछा है सेम एक्सप्लेनेशन है, कुछ भी अंतर नहीं है। कोई अगर आपका क्रॉस क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। छठवां सवाल पूछा है बॉम्ब ऑफ मास 1 kg थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, क्लास का सवाल है बेटा, ये एग्जैक्ट सेम मैंने लिया था। 1 kg का मास है, ऊपर फेंक दिया गया है, 100 मीटर पर सेकंड से एक्सप्लोड कर जाता है 2 पार्ट में 5 सेकंड के बाद। जो m1 है 400 ग्राम
वो मूव कर जाता है नीचे की तरफ। तो 400 ग्राम वाला जो पार्टिकल यानी 0.4 kg वो नीचे की तरफ मूव कर जाता है विद स्पीड v, लेट्स से विद स्पीड 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये 25 दिया हुआ है। तो ऊपर वाले हिस्से का जो मास होगा वो 0.6 होगा, और मान लेते हैं ऊपर की तरफ जा रहा है v स्पीड से। तो कह रहा है कि इसका स्पीड बता दीजिए। तो बेटा देखिए, टूटने से पहले 1 kg का 5 सेकंड के बाद जो स्पीड होगा, चूंकि हम लोगों ने इसको 100 से फेंका है ना, 100 मीटर पर सेकंड, तो 10 50 होगा बच्चे 5 सेकंड के बाद इसकी ऊपर की स्पीड। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम ये है 50 × 1, फाइनल मोमेंटम हो जाएगा नीचे की तरफ तो 25 × 0.4 माइनस, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.6 × v। बेटा इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। जिनका भी डाउट था ये क्वेश्चन नंबर 6। बेटा क्रॉस क्वेश्चन पूछ लिया करिए अगर नहीं समझ में आता है तो। क्वेश्चन नंबर 7वां है, किसी ने पूछा है 7वें में, कह रहा है बॉडी ऑफ मास 4m एट रेस्ट एक्सप्लोड्स इनटू 3 पीसेस, 2 of which mass m move with the speed v in mutually perpendicular direction, the total kinetic energy released is। ठीक है, देखिए 7वें सवाल में रेस्ट में कह रहा है बच्चों, उनमें से फिर बोला गया है कि 4m है, 2 of each mass m move with the speed v in perpendicular। तो एक m मास का बच्चों इधर v स्पीड से जा रहा है, एक m मास का इधर v स्पीड से जा रहा है। तो जो तीसरा वाला पार्टिकल होगा उसका जो मोमेंटम होगा वो √p1² प्लस p2² हो जाएगा, इसका मोमेंटम हो जाएगा। इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखिएगा बेटा, तो p²/2m, इसकी काइनेटिक एनर्जी भी p²/2m हो जाएगा, और इसकी काइनेटिक एनर्जी p' मान लेते हैं, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी लिख दीजिएगा p' अपॉन 2 टाइम्स इसका मास, चूंकि ये m है तो ये बचा हुआ 2m हो जाएगा। तीनों की काइनेटिक एनर्जी को जोड़ दीजिएगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी रिलीज इन द सिस्टम आ जाएगा। फिर क्या पूछा गया है, 7वां हो गया। 8वां बच्चों जिनका भी डाउट है ना, क्रॉस क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि सर ये कर, हाँ तो मतलब टोटल चीज के बाद कैसे बात कराएंगे, मतलब ये थोड़ा सा लास्ट हो रहा है। ठीक है, कह रहा है बॉम्ब ऑफ मास 3 kg एक्सप्लोड्स इन एयर इनटू 2 पीसेस ऑफ मास 2 and 1, द स्मॉलर मास गोज एट ए स्पीड ऑफ 80 मीटर पर सेकेंड, द टोटल एनर्जी इंपार्टेड टू द 2 फ्रैगमेंट्स। ठीक है, तो देखिए 3 kg का मास है और स्मॉलर मास गोज एट ए स्पीड ऑफ 80 मीटर पर सेकेंड। देखिए जो 1 kg वाला पार्टिकल है वो 80 मीटर पर सेकेंड से चला जाता है। ठीक है, तो, हाँ चले जा सकते हैं बेटा, अगर किसी को समस्या नहीं तो जा सकते हैं। 2 kg वाला ये मान लेते हैं स्पीड v से। देखिए दोनों मोमेंटम बराबर होंगे, है ना, चूंकि पहले कुछ बताया नहीं कि बॉम्ब रेस्ट पे है ये क्या है, तो हम इनिशियली उसको रेस्ट पे ही मानते हैं, कुछ बोला नहीं गया, क्योंकि अगर स्पीड होती तो कुछ बताता कि इस स्पीड से जा रहा है। तो जो इसका मोमेंटम होगा वही इसका मोमेंटम होगा। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी आप निकाल सकते हैं p²/2m। सर कैसे निकालेंगे, ये इसका मोमेंटम निकाल सकते हैं, मास इंटू वेलोसिटी, और काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। इसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो भी p²/2m होगा। दोनों का मोमेंटम चूंकि बराबर है ना, तो इसका मोमेंटम निकाल के यहां रख दीजिएगा, मास दिया हुआ है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी जोड़ दीजिएगा टोटल। ठीक है, मोमेंटम बराबर कैसे है? क्योंकि इनिशियली रेस्ट पे था तो फाइनली मोमेंटम 0 होना चाहिए, तो जितने मोमेंटम से पीछे जाएगा उतने ही मोमेंटम से आगे जाएगा, है ना। इनिशियल तो कुछ गिवन नहीं है, बिल्कुल, हाँ एक्चुअली अगर मानना तो नहीं चाहिए, देखिए उनको बताना चाहिए, पर अगर कुछ स्पीड होती, मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड 4 मीटर पर सेकंड, जो सवाल में बोलते ना, क्योंकि उसके बिना तो सवाल नहीं हो सकता, तो आप कुछ नहीं दिया है तो रेस्ट पे मान के कर लीजिए। ठीक है, आखिरी सवाल है बच्चों, कुछ शायद 10वां पूछा गया है। हाँ 10वां सवाल पूछा गया बच्चों, आज मैं निकल जाऊंगा टाइम से क्योंकि मेरी इसके बाद भी एक क्लास है। Metal ball does not rebound when struck on a wall, whereas the rubber ball of the same mass when thrown with the same velocity on the wall rebounds. From this it is inferred that किसमें चेंज इन मोमेंटम रबर बॉल में बच्चे सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि देखो जैसे मेटल बॉल गई वो जाके टकराई, है ना, और वापस नहीं आई, तो इसकी फाइनल स्पीड 0 हो गई, है ना, और इनिशियल स्पीड u था, जबकि रबर बॉल जिस स्पीड से फेंकी गई टकराने के बाद भी उसी स्पीड से आ रही है। तो आप इसका इनिशियल मोमेंटम लिखेंगे तो m × u हो जाएगा, इसका फाइनल मोमेंटम लिखिएगा तो m × u हो जाएगा। जब चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे तो इसका आ जाएगा -2mu, और इसका चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे तो ये केवल आएगा mu। ठीक है, तो इसका चूंकि ज्यादा है तो रबर बॉल का चेंज इन मोमेंटम ज्यादा होगा। हाँ कौन सा कैसे आया? फाइनल, देखिए फाइनल ये है ना mu, और इनिशियल प्लस mu है, फाइनल -mu है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो -2mu हो जाएगा। सर वो ऐसा था, लेकिन क्या क्या
ऐसा सर इधर वाला क्वेश्चन पूछा कौन सा वाला बेटा? सर इसमें कह रहे हैं इन इलास्टिक कोलिजन बिटवीन टू बॉडीज हाँ एनर्जी ऑफ ईच बॉडी इज कंजर्व इन इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बॉडी एनर्जी ऑफ ईच बॉडी इज नॉट कंजर्व, पूरे सिस्टम की कंजर्व रहती है। सर दूसरा रीजन क्या है सर द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व। हाँ, तो ये टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व, रीजन सही है, असर्शन गलत है बेटा इसका, ठीक है? सर इलास्टिक में होगा बस किसी भी कोलिजन में हो सकता है ये? किसी भी कोलिजन के लिए बेटा, किसी भी कोलिजन के लिए। ओके सर, थैंक यू सर। ओके बच्चों, बाय बाय। बाय बाय।